नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सोल्स कॉल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी, माई सीक्रेट सिस्टम की। सोचिए, अगर एक छोटी सी गलती आपको 18 साल तक दर्द और संघर्ष में डाल दे, और फिर स्वर्ग में जाकर आपको मिले एक ऐसा मौका जहां आप अपनी हर तकलीफ का बदला मांग सके, तो आप क्या मांगेंगे? सुमो ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उसकी एक अनोखी इच्छा ने सब कुछ बदल दिया। क्या स्वर्ग की रानी उसकी यह मांग पूरी करेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस इज द सोल्स कॉल, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक एहसास। धन्यवाद। CH1 स्वर्ग। ठंड के महीने में एक लगभग 18 साल का लड़का बुरी हालत में ठिठुर रहा था। वो लड़का पैदल चलते हुए एक नदी के पास आ पहुंचा। उस लड़के की आंखों में आंसू भरे हुए थे और रोने की वजह से उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थी। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ पापा? आपके जाने के बाद यहाँ सभी लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। हमारे अपने भी मेरी कोई मदद नहीं करते हैं। अब मुझमें और ताकत नहीं है कि मैं और जुर्म सह सकूं। वो लड़का आसमान की तरफ देखते हुए बोल रहा था। फिर उसने नदी की तरफ देखते हुए दोबारा कहा, पता नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं, पर मैं अब और नहीं जीना चाहता। इतना बोल वो लड़का एकदम से नदी में कूद गया और देखते ही देखते वो उस नदी के बहाव में कहीं गायब हो गया। कुछ समय बाद सफेद कपड़े में एक लड़का एक बड़े से सुनहरे द्वार के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो द्वार सोने का बना हो। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो उस नदी, हाँ मैं तो उस नदी में डूबने गया था। वो लड़का आसपास की जगहों को देखते हुए खुद से बोला। तभी अचानक उसके कानों में किसी आदमी की आवाज पड़ी, स्वर्ग द्वार पे आपका फिर से स्वागत है। ये आवाज सुनकर वो लड़का एकदम से चौंक गया और हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था। ये आवाज किसकी थी? वो लड़का खुद से ही सवाल करते हुए बोला, लेकिन फिर उसने कुछ गौर किया और कहा, उस आवाज ने कहा कि मैं स्वर्ग द्वार पे हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं मर चुका हूँ? बोलते हुए वो लड़का कुछ सोचने लगा। इसका मतलब नदी में डूबकर मैं मर चुका हूँ और अब मैं स्वर्ग के द्वार पे आ चुका हूँ। लेकिन उस आवाज ने कहा कि मेरा यहाँ फिर से स्वागत है, तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? उस लड़के के मन में अभी ऐसे बहुत से सवाल थे, लेकिन तभी वो आवाज फिर उसके कानों में पड़ी, हाँ आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं और आपको। अभी उस आवाज ने अपनी पूरी बात कही भी नहीं थी कि तभी वो लड़का बीच में ही बोल पड़ा, पर तुम कौन हो और तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? ये सवाल सुनकर वो आवाज कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर अनमने ढंग से कहा, अरे यार, यहाँ हर कोई मुझसे यही सवाल क्यों पूछता है? क्या ये लोग खुद से दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि गेट पे हमेशा गार्ड ही बैठा करते हैं और आने जाने वाले लोगों का हिसाब रखते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज खुद में ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन उसकी बात उस लड़के ने भी सुन ली थी, इसलिए वो बोला, ठीक है मैं समझ गया, तुम एक गार्ड हो जो इस स्वर्ग द्वार की देखभाल करता है। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ भी गेट पे गार्ड को रखा जाता है? ऐसा तो मैंने सिर्फ पृथ्वी पे ही देखा था। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ भी ऐसा कुछ होगा, और तुम्हारे बोलने का तरीका भी कुछ हमारे जैसा ही है। ये बात सुन वो आवाज हंसते हुए बोला, हाँ क्योंकि मैं भी पृथ्वी से ही हूँ और मुझे मेरे अच्छे काम के लिए यहाँ ये जॉब मिली है। मरने के बाद मैं दोबारा धरती पे नहीं जन्म लेना चाहता और ना ही कहीं और, इसलिए मैं यहाँ ये जॉब करता हूँ। और वैसे भी जब पृथ्वी के लोग तकनीक में इतने आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या हम स्वर्ग के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जबकि हमारे पास तो बहुत सारी शक्तियाँ और ज्ञान है। आवाज खत्म होते होते वो स्वर्ग द्वार अपने आप ही खुल गया और फिर उस आवाज ने कहा, चलो अब बातें बहुत हो गई, अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारे पीछे और भी लोग होंगे, मुझे उनका भी स्वागत करना है। उसकी बात मानकर वो लड़का आगे बिना कुछ बोले द्वार के अंदर चला गया। अंदर आते ही वो लड़का वहां का नजारा देखकर बहुत हैरान था। उसने सोचा था कि स्वर्ग ऐसा होगा जैसा टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हवा में उड़ने वाले जहाज और धरती की तरह ही बहुत कुछ था। ये तो काफी हद तक धरती के जैसा ही है, लेकिन यहाँ कुछ तो खास है। यहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, और तो और सब कुछ बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती के किसी देश को और परियों के देश को आपस में मिला दिया गया हो। वो लड़का आसपास देखते हुए हैरानी से बोला, सच में वो जगह थी भी बिल्कुल वैसी ही। चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो थी ही, पर साथ ही साथ बहुत सारे हवा में उड़ते बादल, बहुत सारे रैम्बो पहाड़ और झरने भी थे। वो लड़का आसपास नजर घुमाते हुए सीधे आगे बढ़ने लगा। आगे कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने दूर एक बहुत बड़ा महल नजर आया, जो सुनहरे और सफेद रंग में चमक रहा था और काफी मनमोहक लग रहा था, बिल्कुल किसी परी के महल के जैसा। वो लड़का अभी अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर अब उसे जाना कहाँ है। क्या माँ, छोटे मुझे सीधे उस महल की तरफ जाना चाहिए। बोलते हुए वो लड़का आसपास देखने लगा। वो सोच रहा था कि शायद आसपास कोई दिख जाए जिससे वो मदद मांग सके। यहाँ तो आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आखिर में किससे मदद लूं? उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में फिर से किसी की आवाज गूंजी, लेकिन ये आवाज वो नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी। ये आवाज अलग थी, जो उससे कह रही थी, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। इस बार उस आवाज को सुनकर वो लड़का ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वो मन ही मन बोला, लगता है ये सब यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि धरती पे होता है, और इनका काम भी बांटा हुआ है। वो लड़का अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो आवाज फिर से बोला, आपको सीधे उस महल में जाना है, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है।
उस आवाज की बात मानकर वो लड़का सीधे उस महल की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का उस महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वो महल जितना सुंदर बाहर से दिखता है, असल में अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। वो धीरे धीरे उस महल के अंदर बढ़ता गया, तब उसकी नजर वहां एक लाइन में खड़े कुछ लोगों पे गई, जिन्होंने बिल्कुल उस लड़के के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो लड़का समझ गया कि ये लोग भी मरने के बाद उसकी तरह ही यहाँ आए हैं। वो लड़का भी चुपचाप उन लोगों के पीछे लाइन में लग गया। जहां वो लोग लाइन में लगे हुए थे, वहीं आगे एक बड़ी सी कुर्सी पे एक लड़की बैठी हुई थी, पर उस लड़की ने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। यहाँ तक कि उसने अपने चेहरे पे भी सफेद नकाब लगा रखा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस लड़की के सामने टेबल पे कुछ नोटबुक, एक पेन, एक लैपटॉप और एक सफेद बॉल रखी हुई थी। ये सब चीजें देखकर वो लड़का मन ही मन बोला, उस गार्ड ने सच ही कहा था। यहाँ की तकनीक भी आगे बढ़ी है, अब स्वर्ग में भी लैपटॉप का यूज होने लगा है। पर ये चीजें स्वर्ग की हैं तो इसका मतलब है कि ये चीजें इंसानों के बनाए हुए चीजों से तो कहीं बेहतर होंगे। वहां वो लड़का जिस लाइन में खड़ा था, वो लाइन ज्यादा बड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि आसपास भी 3 लड़कियां कुर्सी पे बैठी हुई थी, पर वहां भी ज्यादा लोग नहीं थे, बस 1-2 लोग ही कतार में लगे थे। जिससे वो लड़का अंदाजा लगाते हुए खुद से बोला, लगता है अब के समय में सच में बहुत पाप बढ़ गया है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं स्वर्ग में आया, वरना मुझे भी नर्क में ही जाना पड़ता। पर क्या स्वर्ग की तरह नर्क भी होता है? मैंने आज स्वर्ग तो देख लिया है, पर मुझे नहीं पता कि नर्क भी होता है या नहीं। उस लड़के के मन में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन वो ये सब ज्यादा देर नहीं सोच पाया और जल्द ही उसका नंबर आ गया। उसका नंबर आते ही सामने बैठी लड़की बोली, आप अपना एक हाथ इस सफेद बॉल पर रखिए। उस लड़की की आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके आवाज में रस घोल दिया हो। उसकी आवाज में एक नशा सा था जिसमें वो लड़का गुम होता जा रहा था। वो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि जिसकी आवाज इतनी प्यारी है, वो खुद कितनी प्यारी होगी। उस लड़के को ऐसे शांत खड़ा देख वो लड़की फिर से बोली, आप अपना हाथ इस बॉल पर रखिए। उसके दोबारा बोलने पे उस लड़के ने अपना हाथ उस बॉल पर रखा, जिससे वहां थोड़ी सी रोशनी चमकी और फिर बंद हो गई। उसके बाद वो लड़की अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगी। हर बार वो लड़की ऐसा ही कर रही थी, वो हर किसी को उस बॉल पे हाथ रखने को कहती और फिर लैपटॉप में कुछ काम करने के बाद पास रखी नोटबुक में कुछ लिखती, फिर सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से भेज देती। इस बार भी वो लड़की कुछ ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर इस बार उसे कुछ ज्यादा समय लग रहा था। तभी अचानक उस लड़की की हल्की सी आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? उस लड़के ने पूछा, जिस पर वो लड़की बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, कृपया आप दोबारा अपना हाथ इस बॉल पर रखें। उस लड़के ने फिर से अपना हाथ उस बॉल पे रखा और फिर से एक बार वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। उसके बाद उस लड़के ने अपना हाथ हटा लिया और सामने बैठी लड़की के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की उस लड़के को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, कृपया आप मेरे साथ आए। इतना बोल वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक निश्चित दिशा की तरफ चलने लगी। उसके पीछे पीछे वो लड़का भी चुपचाप चलने लगा। वो लड़का भले ही शांत था, पर उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा कोई भी काम आसानी से क्यों नहीं होता है? यहाँ सभी लोगों को आसानी से भेज दिया गया, पर जब मेरी बारी आए तो ना जाने मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं मुझे कोई सजा तो नहीं मिलने वाली है? वो लड़का ऐसे ही अपने मन में अजीब अजीब से ख्याल बना रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुझे नर्क में भेजा जाएगा? क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा है कि लोग कभी कभी गलती से नर्क की जगह स्वर्ग में आ जाते हैं, और ये भी कि समय पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा ही कुछ नहीं हुआ है ना? आखिर क्या परेशानी थी उस लड़के के साथ? क्या उसे सच में नर्क में भेजा जाएगा, या फिर कहीं वो समय पूरा होने से पहले ही तो नहीं मर गया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए। माई सीक्रेट सिस्टम। CH2 गलती की भरपाई। वो लड़की जब उस लड़के को अपने साथ ले जा रही थी, तब उस लड़के के मन में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे होने क्या वाला है, इसलिए वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। शांत हो जा सुमो शांत, जरूरी नहीं है कि हमेशा तेरे साथ कुछ बुरा ही हो सकता है कि इस बार कुछ अच्छा हो जाए। खुद को दिलासा देते हुए वो लड़का सुमो उस लड़की के पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया, जहां चारों तरफ बड़े बड़े कुर्सी लगे हुए थे और हर एक कुर्सी पे कोई ना कोई बैठा हुआ था। वहां जितने भी लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, सबने अलग अलग रंग के शाही कपड़े पहने थे। किसी ने पीले रंग के कपड़े पहने थे, किसी ने लाल, किसी ने नीले, किसी ने हरे। और उन सबको देखकर लग रहा था जैसे वो सभी यहाँ के लीडर हो, और शायद था भी कुछ ऐसा ही। वो सभी कुर्सी वहां के लीडर के लिए ही थे, जिन पे सिर्फ वहां के लीडर ही बैठ सकते थे। वहां आते ही वो लड़की सबके सामने झुकते हुए बोली, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, ये शायद वही लड़का है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। इतना बोल वो लड़की वहां से जाने लगी, तभी सुमो ने उसे रोकते हुए धीरे से पूछा, माफ कीजिएगा, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब चल क्या रहा है? और ये लोग हैं कौन? ये सभी यहाँ के अलग अलग कामों को संभालने वाले कर्मचारी के लीडर हैं, जैसा कि आपके धरती पे होता है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। उस लड़की ने शांत स्वर में सुमो को समझाते हुए कहा और वहां से चली गई। इधर सुमो अभी भी इस बात से परेशान था कि आखिर अब होने क्या वाला है।
तभी उसके सामने एक आदमी आया और बोला, काफी समय से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे थे पर क्यों? सुमो खुद से ही सवाल करते हुए बोला। तभी एक बार फिर वो आदमी बोला, मैं हूँ नमन, तुम जो यहाँ बैठे माननीय लीडर को देख रहे हो, मैं इन सभी का सेवक हूँ। मैं यहाँ आने वाले लोगों को उनके बारे में सब बताता हूँ, और ये भी कि हमारे सभी लीडर के साथ कैसे पेश आना है। उसकी बात सुन सुमो ने हाँ में सिर हिलाया। तभी नमन फिर से बोला, तुम्हें यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए बुलाया गया है। सुमो गौर से उसकी बातें सुन रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी जरूरी बात बताने के लिए बुलाया गया है, और अब सुमो से और इंतजार भी नहीं हो रहा था। तो हमने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि अब तुम्हारे लिए इस स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। नमन की बात सुन सुमो एकदम से शॉक हो गया। वो एकदम से बोला, लेकिन क्यों, मैंने क्या किया? मैं तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ, और मैंने यहाँ कोई गलती भी नहीं की है, और जहां तक मुझे याद है मैंने धरती पे भी कोई पाप नहीं किया है। असल में सुमो नमन की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया था। वो नहीं चाहता था कि धरती पे इतना जुर्म सहने के बाद उसे नर्क में सजा दी जाए। तभी सुमो को शांत करते हुए नमन फिर से बोला, चिंता मत करो, तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि यहाँ बात कुछ और है। ये सुनकर सुमो को थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसने कोई गलती नहीं की है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ से निकाला क्यों जा रहा है। असल में तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे, तब तुम्हें अपने अच्छे कामों के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके लिए तुमने हाँ कहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त की गलती की। इतना बोलते बोलते नमन अचानक ही रुक गया। तब सुमो ने गौर किया कि वहां मौजूद सभी लीडर नमन को अजीब तरह से घूर रहे हैं। उन्हें अपनी तरफ घूरता देख नमन सिर झुकाते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ये गलती से बोल दिया। तब सभी लीडर ने एक साथ बस हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद नमन ने फिर से बोलना जारी रखा, मेरा मतलब है हमारे एक कर्मचारी की गलती की वजह से तुम्हें धरती पे भेज दिया गया। असल में तुम्हारी जगह धरती पे कहीं थी ही नहीं, जिस वजह से तुम्हें वहां इतना कष्ट सहना पड़ा। ये सुनकर तो मानो सुमो को एक जोर का झटका सा लगा। ना जाने क्यों ये सुनकर सुमो को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब ये है कि किसी की गलती की वजह से मैंने पूरे 18 साल तक धरती पे दर दर की ठोकर खाई है। आखिर इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? सुमो की आवाज गुस्से में धीरे धीरे तेज होती चली गई, पर सुमो की तेज आवाज सुनकर नमन भी शांत नहीं रहा। वो सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और तब से ही हम तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सके। गलती को सुधार सके? लेकिन कैसे सुधारोगे तुम अपनी गलती को? मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका है, क्या तुम उसे फिर से ठीक कर सकते हो? सुमो गुस्से से लाल होते हुए बोला, जिसके जवाब में नमन बोला, हाँ हम वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना हम समय को पीछे करके वो गलती होने से रोक सकते थे, और मैं अपने दोस्त को सजा मिलने से भी बचा सकता था। ये बात सुनकर सुमो थोड़ा हैरान हुआ कि नमन आखिर बार बार किसी दोस्त का जिक्र कर रहा है, जिससे सुमो को इतना समझ तो आ गया कि नमन के दोस्त की गलती की वजह से ही उसे इतना कष्ट सहना पड़ा है। इधर उन दोनों को देख सभी लीडर भी आपस में बात कर रहे थे। एक पीले कपड़े पहने लीडर ने अपने पास वाले से कहा, नमन को अपने दोस्त को खोने का दुख है, जिस वजह से वो अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पा रहा है। जिस पे पास में बैठे नीले कपड़े पहने लीडर ने कहा, इसमें नमन की भी कोई गलती नहीं है। हर कोई जानता है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है, और नमन का दोस्त काफी समय से यहाँ अपना पदभार संभाल रहा था, लेकिन उसने कभी कोई गलती नहीं की थी, पर ना जाने कैसे उसने ये गलती कर दी। इस पे वो पहला लीडर बोला, हाँ, और उसे उसकी गलती की भी सजा मिल चुकी है, लेकिन इसमें सुमो की भी कोई गलती नहीं है। उसका गुस्सा भी जायज है, लेकिन फिलहाल हम इन दोनों को ऐसे लड़ने नहीं दे सकते हैं, और वैसे भी अब रानी के आने का समय हो गया है, तो अभी हमें इन दोनों को शांत करना होगा। इतना बोल वो लीडर थोड़े सख्त आवाज में बोला, नमन और सुमो तुम दोनों शांत हो जाओ। जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस गलती के बदले में हम कुछ भरपाई कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है ये हम निर्णय लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें रानी की भी इजाजत चाहिए, इसलिए हमें उनका इंतजार करना होगा। उनकी बात सुनकर सुमो और नमन शांत हो गए, पर सुमो अभी भी मन ही मन बड़बड़ा रहा था, गलती की भरपाई। भला अब ये लोग क्या भरपाई करेंगे? मैंने सोचा था कि स्वर्ग में कोई गलती नहीं होती होगी, पर यहाँ भी। इतना बोल सुमो शांत हो गया और अपने किस्मत पे पछताने लगा। अब वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। अब सुमो बस एक टक नमन को ही गुस्से से देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो नमन का सिर फोड़ दे। एक तो उसके दोस्त ने गलती की थी और नमन अपने दोस्त का पक्ष ले रहा था। इधर नमन भी गुस्से से सुमो को ही देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने सोचा था कि इस लड़के को प्यार से समझाऊंगा और अपने दोस्त को सजा से मुक्त करवा लूंगा, लेकिन ये लड़का बहुत अजीब है। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है, जबकि मैं इसके बदले में अगर ये कुछ मांगता तो मैं वो इसे दे देता। हाँ, अगर मैं वो इसे दे पाता तो। दोनों अभी एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी वहां एक आवाज गूंजी, सावधान, कलयुग के स्वर्ग की रानी पधार रही है। ये आवाज सुनकर सभी एकदम से शांत हो गए और वहां सामने लगे सबसे बड़े सिंहासन की तरफ सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन सबको ऐसे सिर झुकाकर खड़े देख सुमो ने भी ऐसा ही करने का सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान से उतरती एक अप्सरा जैसी लड़की पे पड़ी, जिसे देख मानो सुमो उसके सुंदर से चेहरे में ही खो गया। लंबी पलके, गुलाबी गाल, हल्की नीली आंखें, हल्के गोल नाक और सफेद रंग, साथ ही हवा में लहराते लंबे काले घने बाल। वो रानी सच में दिखने में बहुत सुंदर थी। उसका बदन मखमल सा मुलायम और संगमरमर के जैसा लग रहा था।
सच में सुमो ने आज तक इससे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। उसने अपने सपने में भी इतनी सुंदर लड़की की कल्पना नहीं की थी। वो तो मानो उस रानी के सुंदर से चेहरे में ही कहीं खो सा गया था। वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो इस रानी को हमेशा के लिए अपना बना ले और जिंदगी भर इसके साथ ही प्यार करे। वहीं वो रानी आते ही अपने सिंहासन पे बैठ गई और बाकी सभी लीडर को भी बैठने का इशारा कर दिया। इधर सुमो अभी भी कहीं खोया हुआ था। इस बीच उन लोगों में क्या बातें हुई सुमो को कुछ नहीं पता चला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे जोर से झंझोड़ा, जिस वजह से सुमो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। तब नमन थोड़े सख्त आवाज में बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महारानी तुमसे कुछ पूछ रही है, उसका जवाब दो। नमन की बात सुन सुमो हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं का कहीं तो नहीं। तभी रानी ने सुमो की तरफ देखते हुए कहा, हमें खेद है कि हमारी एक गलती की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, पर हमारा यकीन करो हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए एक अच्छी जिंदगी देने वाले थे और साथ ही एक जरूरी कार्य भी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है। इस बार रानी की बात सुन सुमो नर्म आवाज में बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ और मुझे इसके लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुमो की बात सुनते ही मानो सबके कान खड़े हो गए। नमन तो बस बड़ी बड़ी आंखों से सुमो को ही घूर रहा था। वो मन ही मन बोला, जब मैं ये बात इसे समझा रहा था तब तो ये मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा था और अब देखो महारानी के एक बार ही कहने से ये समझ गया। तभी रानी ने एक बार फिर से कहा, पर कोई बात नहीं, स्वर्ग में सबके साथ इंसाफ किया जाता है, इसलिए तुम्हारे साथ भी इंसाफ ही किया जाएगा। हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है हम उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए मैं तुम्हें हमसे कुछ मांगने की इजाजत देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मांग सकते हो। क्या मांगने वाला है सुमो अब रानी से? क्या रानी उनके द्वारा गलती की भरपाई कर पाएगी? और अब आगे क्या होने वाला है सुमो के साथ? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय सीक्रेट सिस्टम। CH3 एक योद्धा। कलयुग के स्वर्ग की रानी ने जब सुमो को सारी बातें बताई तो वो समझ गया, लेकिन रानी सबके साथ इंसाफ करती थी, इसलिए उन्होंने सुमो को अपनी इच्छा से कुछ मांगने को कहा। जिस पर सुमो सोच में पड़ गया कि आखिर क्या मांगा जाए। लेकिन काफी सोचने के बाद भी जब सुमो को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मना करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे कुछ पूछना है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया था तब नमन ने मुझसे कहा था कि यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती है? सुमो का सवाल सुन रानी एक पल को नमन को घूरने लगी, फिर सुमो की तरफ देखते हुए बोली, इसके बारे में मैं तुम्हें सब बताती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ सके। इतना बोल रानी अपनी जगह से खड़ी हो गई, जिसके साथ वहां के सभी लीडर भी खड़े हो गए और सभी रानी के पीछे एक निश्चित दिशा में बढ़ने लगे। सुमो ठीक रानी के बगल में चल रहा था और चलते हुए रानी उसे आसपास सब कुछ दिखा रही थी, पर सुमो के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि आखिर उसके लिए खुद स्वर्ग की रानी क्यों आई। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लग रहा था। वो सोच रहा था कि जैसे एक बलि के बकरे की बलि देने से पहले अच्छे से खातिरदारी की जाती है, कहीं उसके साथ भी तो ऐसा ही तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बात जो भी हो, पर सुमो ऐसा लग नहीं रहा था कि रानी ऐसा कुछ करेगी। थोड़ी देर चलने के बाद सुमो उन सभी के साथ एक बड़े से कमरे के बाहर पहुंच गया। रानी ने वहां आते ही कमरे के बड़े से दरवाजे पे अपना हाथ रखा, जिससे वो दरवाजा एक तेज रोशनी के साथ खुल गया। रोशनी इतनी तेज थी कि सुमो की आंखें एक पल को बंद हो गईं, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी कम हुई और सुमो अपनी आंखें खोल पाया। तब सामने का नजारा देख सुमो की आंखें खुली की खुली रह गई। वहां अंदर उस कमरे में एक से बढ़कर एक आकर्षक हथियार रखी हुई थी, कहीं पुराने समय के तलवार ढाल आदि तो कहीं नए समय के बंदूकें तोपे और ऐसे ही ना जाने क्या क्या। उनमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जिन्हें सुमो ने पहले कभी देखी भी नहीं थी। कुछ चीजें तो दिखने में काफी आम लग रही थी, लेकिन सुमो इतना तो जानता था कि ये सभी चीजें हथियार के साथ रखे हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये कोई आम चीजें तो नहीं हो सकती है। वहां एक कोने कुछ कुछ इक्विपमेंट और डिवाइस भी रखे हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई आम चीज ही हो, पर सुमो को ये अच्छे से पता था कि स्वर्ग की कोई चीज जिसे इतने अच्छे से रखा गया हो वो आम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। खैर सुमो ने सोचा कि खुद से इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि वो इन्हें लोगों से पूछ ले। इतना सोच सुमो ने कहा, महारानी जी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब क्या है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सुन रानी मुस्कुराती हुई बोली, आओ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इतना बोल महारानी उस कमरे के अंदर बढ़ गई। उनके पीछे पीछे बाकी सब भी उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर आते ही रानी ने सुमो की तरफ देखते हुए कहा, ये सभी चीजें तुम्हारे लिए स्वर्ग के लेब में तैयार की गई हैं। इनमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ये सुन सुमो अभी बस यही सोच रहा था कि आखिर ये सभी चीजें उसके लिए क्यों तैयार की गई होगी, पर इस सवाल का जवाब भी सुमो जल्द ही मिल गया। महारानी सुमो के मन के सवाल को समझते हुए बोली, तुम हमारे इस कलयुग के स्वर्ग में लगभग पिछले 150 साल से रह रहे थे, लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले तुम्हें एक खास काम के लिए चुना गया था, जिसके लिए तुम भी मान गए थे, लेकिन हमारे एक कर्मचारी की छोटी सी गलती की वजह से तुम्हें धरती पे भेज दिया गया। अब सुमो गौर से बस महारानी की ही बात सुन रहा था। रानी ने आगे बताना जारी रखा, तुम्हें इंसानों की धरती की जगह जादूगरों की धरती पे भेजना था, क्योंकि वहां एक ऐसे राक्षस ने जन्म ले लिया है जिसे वहां के लोग लाख कोशिश के बाद भी नहीं मार पा रहे हैं।
इसलिए हमने फैसला लिया कि उस राक्षस को मारने के लिए स्वर्ग से किसी को भेजा जाएगा, जिसके लिए तुम्हें चुना गया। ये सुन अब सुमो के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उसे ही क्यों इस काम के लिए चुना गया। उसने ये सवाल रानी से पूछा तो रानी ने कहा क्योंकि इस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? सुमो के मुंह से अपने आप ही निकल गया। जिस पर रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस राक्षस को ये वरदान है कि जो उसे मारेगा वो उसे भी अपने साथ नर्क में ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस राक्षस को मरने से ठीक पहले अपने एक खास शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, और इसी वजह से कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं आना चाहता है। रानी की बात खत्म होते ही सुमो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रानी फिर से बोली, और दूसरा कारण ये भी है कि कोई भी स्वर्ग की सुख सुविधा को छोड़कर इस खतरे का सामना नहीं करना चाहता है, और हमारे स्वर्ग का नियम है कि हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यहाँ सबको अपना फैसला लेने का पूरा हक है। यहाँ आने वाले लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। अब सुमो समझ गया कि कोई क्यों उस राक्षस सामना नहीं करना चाहता है, पर अभी भी सुमो को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था, जिस कारण उसने फिर से पूछा, पर मैंने इस काम के लिए क्यों हाँ कहा था? क्योंकि पिछले जन्म में तुम एक महान योद्धा थे, और योद्धा के खून में ही जुर्म का खात्मा करने की इच्छा होती है, और अगर तुम इस काम को पूरा कर लेते तो तुम्हें एक शानदार इनाम भी मिलने वाला था। सुमो के सवाल का जवाब देते हुए नमन बोला, जिस पर रानी ने भी हाँ में सिर हिलाया। लेकिन सुमो को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो कभी एक योद्धा भी हो सकता है, और ये भी कि वो खुद अपनी मर्जी से इस खतरनाक काम के लिए आगे आया है। सुमो को जहां तक याद था तो वो धरती पे अभी कुछ समय पहले ही सबसे बस पिटता रहता था, तो भला वो किसी का मुकाबला कैसे कर सकता था। इन्हीं सभी अधेरबुन में गुम सुमो शांत खड़ा था। तभी महारानी ने सुमो से कहा, तुम्हें जादूगर की धरती पे 18 साल पहले ही भेजा जाना था, लेकिन तुम्हें गलती से दूसरी धरती पे भेज दिया गया, इसलिए अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हें अब इसी रूप में जादूगर की धरती पे भेजा जाएगा। ये बात सुनते ही मानो सुमो को एक झटका सा लगा। वो एकदम से पीछे हटते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं सकता, कृपया आप इस काम के लिए किसी और को चुन लीजिए, मुझ में और कष्ट सहने की ताकत नहीं है। अब सुमो की ये बात सुन रानी और सभी लीडर को झटका लग चुका था। किसी ने सोचा नहीं था कि सुमो इस तरह से मना कर देगा। रानी ने सुमो को समझाने के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सुमो फिर से बोल पड़ा, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मुझे तो धरती पे कोई भी पिट देता था, तो भला मैं उस राक्षस को कैसे खत्म करूंगा। तभी नमन अचानक ही सुमो की बात सुन बोल पड़ा, महारानी आप चाहे तो इसकी जगह मैं इस काम के लिए जा सकता हूँ, और मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप मेरे दोस्त की सजा को माफ कर दीजिएगा। नमन की बात सुन रानी एक पल को सोच में पड़ गई, और फिर कहा, नहीं नमन, तुम इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम अपने दोस्त के लिए ये सब कर रहे हो, पर मेरा यकीन मानो ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और हो सकता है कि तुम दोबारा कभी फिर स्वर्ग में नहीं लौट पाओगे। रानी की बात पे नमन कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सुमो बोल पड़ा, वाह ये तो बहुत गलत है। नमन वहां जाना चाहता है तो उसे आप मना कर रही हैं, पर मैं वहां नहीं जाना चाहता तो आप मुझे वहां भेजना चाहती है, और आप कहती हैं कि आप मेरे साथ इंसाफ करेगी। ये बात सुन रानी एक पल को शांत हो गई, और फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम दोनों मेरी बातों को ऐसे नहीं समझ पाओगे, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखती हूँ। इतना बोल रानी ने अपने आंखों को बंद कर धीरे से कुछ कहा, और फिर वो सभी उस कमरे से निकलकर एक बड़े से खुले मैदान में पहुंच गए, जहां वो सभी एक बड़े से स्तंभ पे खड़े थे। वहां आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रानी और लीडर को देखा तो सभी एक जगह खड़े हो गए, और सबने उनके सामने सिर झुका लिया। तब रानी ने उन सभी की तरफ नजर घुमाते हुए कहा, मेरे स्वर्ग में रहने वाले प्यारे लोगों, आज मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रानी की बात सुन सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके मन में शायद यही सवाल था कि ऐसा कौन है जिससे सबको मिलवाने के लिए रानी खुद आई है, क्योंकि रानी बहुत ही कम और खास मौके पे ही सबके सामने आती थी। अब सबको बस उसी का इंतजार था जिससे रानी सबको मिलवाना चाहती थी। इधर रानी ने सुमो की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब तुम आगे आओ। रानी के कहने पे सुमो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे आगे आया। तभी अचानक जैसे जैसे सुमो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका रूप भी बदलता जा रहा था। ये देख सुमो को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने रानी की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा, तो रानी ने कहा, ये तुम्हारा असली यानी पिछले जन्म का रूप है, जिसमें तुम पहली बार हमारे स्वर्ग में आए थे। ये सुन सुमो खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तब उसे पता चला कि उसने एक बहुत ही शानदार शाही काले कपड़े पहने हैं। खुद को इस रूप में देख सुमो काफी खुश था। उसने कभी सपने में भी खुद को इस रूप में नहीं देखा था। उसे सच अपना ये रूप बहुत पसंद आया था। सुमो धीरे धीरे चलते हुए उस जगह पे आ गया जहां पहले रानी खड़ी थी, जहां पे सभी लोग उसे बहुत ही आसानी से देख सकते थे। सुमो के सामने आते ही सभी लोग उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगे, और फिर एक साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबके मुंह से बस एक ही आवाज आ रही थी, महायोद्धा की जय हो, महायोद्धा की जय हो। ये सब देख सुमो बिल्कुल हैरान था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन इधर रानी और सभी लीडर के चेहरे पे मुस्कान थी। आखिर कौन था सुमो पिछले जन्म में? क्या वो सच में एक योद्धा था? क्या अब ये सब देखने के बाद सुमो उस राक्षस से लड़ने को तैयार होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय सीक्रेट सिस्टम। CH4 नई दुनिया।
रानी ने जब सुमो को सबके सामने लाया तब वहां के सभी लोग सुमो को महायोद्धा कहकर बुलाने लगे। ये सब देखकर सुमो हैरान था कि वो सच में एक योद्धा था। तभी रानी ने सुमो से कहा, तुम सिर्फ दूसरी दुनिया में ही नहीं बल्कि यहाँ भी एक योद्धा ही थे, और तुम्हारा काम यहाँ भी वही था जो तुम अपनी दुनिया में करते थे। तुम यहाँ भी दुश्मनों से लड़ने का ही काम करते थे। तुमने कई बार यहाँ से बहुत ही शक्तिशाली राक्षसों को भगाया है, जिस वजह से तुम यहाँ सबके चहीते बन गए थे। सुमो ये सुनकर हैरान था कि यहाँ भी हमला होता है। उसने ये बात रानी से पूछा तो रानी ने कहा, हाँ यहाँ भी हमला होता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राक्षस करते हैं। वो इस स्वर्ग पे कब्जा करके यहाँ राज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्ग दूसरे स्वर्ग से कमजोर है। यहाँ उतने ताकतवर लोग नहीं रहते हैं जितने कि वहाँ है, लेकिन फिर भी आज तक हम उन राक्षस से नहीं हरे हैं, और अब हम तुम्हें वहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ सबसे शक्तिशाली राक्षस रहते हैं, और हमें शक है कि वो यहाँ कब्जा कर सकते हैं। ये सुनकर सुमो के मन में अब वहां जाने का मन होने लगा था, लेकिन वो ये बात अभी भी पूरे यकीन से नहीं कह सकता था। उसने रानी से कहा, मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर रानी थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें कल तक अपना जवाब देना होगा। ये सुनकर सुमो ने भी हाँ कर दी और वहां से जाने लगा। इधर रानी सोच रही थी कि इसे किसी न किसी तरह इस काम के लिए मनाना ही होगा। सुमो के जाने के बाद बाकी सभी भी धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन नमन को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी कि रानी सुमो को इतना खास मान रही है, क्योंकि सुमो भले ही पहले एक योद्धा था पर अब वो एक आम इंसान है। सुमो को जब गलती से धरती पे भेज दिया गया था तब उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं थी, जिस वजह से अब भी उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। वो अब बाकी सभी लोगों की तरह ही आम बन गया था। इधर सुमो चुपचाप एक बड़े से खूबसूरत पेड़ के नीचे बैठा था। उसके मन में चल रहा था कि अगर वो एक योद्धा था तो वो धरती पे किसी का सामना क्यों नहीं कर पाता था, और तो और अभी भी वो खुद के अंदर कुछ खास महसूस नहीं कर रहा है। जल्द ही समय बीत जाता है और एक दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुमो देखता है कि यहाँ तो अंधेरा हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कभी रात होती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग धरती के समय को मानते थे और ये उनके लिए काफी आसान था और उन्हें इसकी आदत भी थी। अब सुमो को फिर से उसी दरबार में बुलाया जाता है जहाँ रानी पहले से ही सुमो का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार वहां और कोई नहीं था सिवाय सुमो और रानी के अलावा। तब रानी उसे बताती है कि सभी लीडर एक राक्षस को मरने गए हैं, जो कि यहाँ स्वर्ग तक आना चाहता था और यहाँ हमला करना चाहता था। ये सुनकर सुमो कुछ नहीं कहता और सोचता है, सभी लीडर सिर्फ एक राक्षस को मारने गए हैं, क्या वो राक्षस इतना शक्तिशाली है? इससे उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर वो राक्षस इतना शक्तिशाली है तो क्या सुमो उसे अकेले मार पाएगा। इस बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता और सीधा रानी से ये पूछ ही लेता है, जिसके जवाब में रानी कहती है, तुम्हारा डर बिल्कुल सही है, इसलिए तुम्हें उनका सामना करने के लिए बहुत सारी शक्तियां दी जाएगी। साथ ही तुम्हें कुछ मांगने का भी मौका दिया जाएगा, जिससे कि तुम खुद अपने लिए कुछ ऐसा चुन सको जो तुम्हें उन राक्षसों से लड़ने में मदद करेगी। ये सुनकर सुमो को थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन वो अभी भी वहां नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो पहले से ही कुछ सोचकर आया था। तभी रानी उससे पूछती है, तो तुमने क्या फैसला किया है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें वो सारी चीजें और हथियार दी जाएगी जो कि तुम्हें कल उस कमरे में दिखाई गई थी। साथ ही तुम्हें बहुत सारी शक्तियां भी दी जाएगी जो पहले किसी को नहीं मिली। और तभी सुमो उनकी बात काटते हुए कहता है, अगर आप इतनी शक्तियां मुझे दे सकती हैं तो फिर आप खुद ही क्यों नहीं वहां जाकर सभी राक्षसों को मार देती है? ये सुनकर रानी कहती है, क्योंकि मैं स्वर्ग की रानी हूं और मेरी शक्तियां यहाँ उन राक्षसों से ज्यादा है, पर मैं वहां उनसे हार जाऊंगी, तो क्या मैं उनसे जीत सकता हूँ? सुमो के सवाल पे रानी कहती है, हाँ तुम ये कर पाओगे, क्योंकि भले ही तुम अपने आप को भूल गए हो पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हें एक बात बता दूं कि जो काम कई बार स्वर्ग के दूत नहीं कर पाते वो एक आम इंसान कर दिखाया है, इसलिए तुम्हें खुद पे भरोसा रखना होगा। इधर सुमो मन ही मन सोच रहा था, अब मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जो ये दे नहीं पाएगी और फिर मैं वहां जाने से मना कर दूंगा। इतना सोच सुमो कहता है, ठीक है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर मुझे वो मिलेगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जा सकता। ये सुन रानी उसके बोलने का इंतजार करने लगती है कि सुमो क्या मांगने वाला है। तब सुमो हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे आप चाहिए मेरी प्रेमिका के रूप में। ये सुन वहां एक पल को शांति छा गई थी, लेकिन फिर रानी कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस स्वर्ग की रानी हूं और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हारी। तभी सुमो उन्हें रोकते हुए कहता है, मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी प्रेमिका वहां बने जहां आप मुझे भेज रही हैं। ये सुन रानी थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, तुम शायद ये भूल रहे हो कि वहां एक ऐसा भी राक्षस है जो कि अपने साथ किसी को भी नर्क में ले जा सकता है, और अगर वो मुझे ले गया तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा, और फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बस मेरी प्रेमिका बनने को कह रहा हूं, न कि उस राक्षस से लड़ने के लिए। सुमो की ये बात सुन रानी कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है कि जब भी स्वर्ग के लोगों को मेरी जरूरत होगी मुझे यहाँ आना होगा, और लेकिन जैसे ही यहाँ का काम खत्म होगा मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इससे सुमो को कोई दिक्कत नहीं थी। असल में सच में सुमो को रानी बहुत पसंद थी, इसलिए उसने ऐसा किया था, लेकिन इस सब में वो भूल गया था कि उसे किसी तरह उस राक्षस से लड़ने से पीछे हटना है। पर सुमो ने इसके लिए जो रानी के सामने रखी थी, रानी ने उसे भी मान लिया था और सुमो के मंसूबों पे पानी फिर गया था। अब सुमो समझ चुका था कि उसे हर हाल में अब वहां जाना ही होगा, इसलिए सुमो लंबी सांसें लेता है और इसके लिए तैयार हो जाता है।
इधर रानी को भी जल्दी पड़ी थी सुमो को वहां भेजने की, इसलिए वो बिना देर किए अपना काम शुरू कर देती है और कुछ ही समय बाद सुमो एक गेंद के आकार में बदलकर बहुत तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा था। वो बहुत ही तेजी से एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। जल्द ही एक बड़े से जंगल में एक आग का गोला आकर गिरता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई भूकंप आया हो, जिससे आसपास के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं उस जगह पे जहां वो आग का गोला गिरा था, आसपास सब कुछ तबाह हो गया था और जमीन में गड्ढा भी हो गया था। उस गड्ढे में एक लगभग 19 से 20 साल का लड़का बेहोश पड़ा था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सुमो ही था, पर इस बार वो थोड़ा अलग लग रहा था। उसका शरीर पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो अब काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। वो अब दिखने में भी पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। काफी समय बीत गया था और सुमो अभी तक होश में नहीं आया था। उसके शरीर पे कोई कपड़े भी नहीं थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले जल चुके थे, पर गरिमत ये थी कि उसके नीचे के कपड़े पूरी तरह नहीं जले थे और शायद इसलिए था क्योंकि रानी को इस बात का अंदाजा पहले से था और उनकी वजह से ही सुमो के कुछ कपड़े बचे हुए थे। अब शाम होने को थी और आसपास की हवा में थोड़ा बुरा एहसास हो रहा था। तभी अचानक कोई चीज हवा में उड़ती हुई सुमो के पास आकर रुकती है। ये असल में कोई चीज नहीं बल्कि कोई इंसान लग रही थी, पर ये दुनिया अलग है तो ये चीज कोई इंसान नहीं हो सकती थी। और था भी कुछ ऐसा ही क्योंकि उसकी आंखें लाल चमक रही थी, उसके मुंह से दो नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, यहाँ तक कि धीरे धीरे उसके नाखून भी बाहर आ रहे थे। आखिर क्या थी वो चीज? क्या वो कोई राक्षस था और क्या वो सुमो को खत्म करने वाला था? क्या ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय सीक्रेट सिस्टम। CH5 वैम्पायर गर्ल। जहां सुमो जमीन पे बेहोश पड़ा था, वहीं उसके पास कोई था जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसके नुकीले दांत और नाखून देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बस सुमो को मारने ही वाला है। देखते ही देखते वो सुमो के बिल्कुल पास आ गया और फिर एक झटके के साथ अपने नाखून सुमो के गर्दन पे चला दिया। अगले ही पल किसी की जोरदार चीख निकली, लेकिन ये आवाज किसी लड़की की थी, पर इस आवाज को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़की दर्द से चिल्ला रही है। वहीं अब इस आवाज से सुमो की भी आंख खुल चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाते हुए एकदम से पीछे हट गया। उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी हुई थी और जब सुमो होश में आया और उठकर बैठा तो वो लड़की उसके चेहरे के बिल्कुल पास थी, जिस वजह से सुमो एकदम से डर गया और पीछे हट गया। पर थोड़ा शांत होने के बाद सुमो ने देखा कि वो लड़की आंखें बड़ी बड़ी करके उसी की तरफ देख रही थी। असल में जो अभी थोड़ी देर पहले सुमो को मरना चाहता था, वो यही लड़की थी, लेकिन अब इसके लंबे और नुकीले नाखून या दांत नहीं दिख रहे थे, बल्कि वो लड़की एक आम लड़की की तरह लग रही थी। पर वो लड़की दिखने में इतनी सुंदर थी कि सुमो उसके चेहरे में खोने लगा था, लेकिन तभी उसके कानों में कहीं से एक आवाज आई, सावधान, ये लड़की एक वैम्पायर है। ये आवाज उस लड़की ने भी सुन ली थी, जिससे वो लड़की एकदम से अपने असली रूप में आ गई और फिर से सुमो पे हमला करने लगी। लेकिन सुमो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ऊपर से उस लड़की की स्पीड थी कि सुमो कुछ कर भी नहीं पाया। उस लड़की का हमला सुमो को लगने ही वाला था कि ना जाने क्यों, पर वो लड़की अचानक से रुक गई। ये देखकर सुमो को कुछ समझ नहीं आया कि वो लड़की रुक क्यों गई, पर तभी सुमो ने ध्यान दिया कि उसके चारों तरफ एक गोल्डन रंग का बैरियर बन गया है। ये देख सुमो बोला, क्या ये इस बैरियर को देखकर रुकी है? लेकिन एक मिनट, ये बैरियर मेरे पास आया कैसे? और मैं हूँ कौन और ये लड़की कौन है? और वो आवाज किसकी थी जिसने मुझे बताया कि ये एक वैम्पायर है? सुमो के मन में ये सभी सवाल आंधी की तरह घूम रहे थे, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अब सुमो सब कुछ भूल चुका था, पर अभी सुमो के लिए ये जरूरी नहीं थी कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है। अभी जरूरी ये था कि वो इस लड़की से बचे कैसे। इधर वो लड़की अभी चुपचाप खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। उसे शांत देख सुमो भी कुछ नहीं कर रहा था। तभी सुमो को फिर से वही आवाज आई जो पहले आई थी, मेरे ख्याल से तुम्हें इस लड़की से डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आवाज को सुनकर सुमो चौंक गया और सोचने की ये आवाज है किसकी। पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, जिससे सुमो को ये बहुत अजीब लगा। लेकिन जो भी हो, इस आवाज ने पिछली बार भी सुमो की मदद ही की थी, इसलिए सुमो ने इस बार उसकी बात मान ली। सुमो उस आवाज की बात मानकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से वो वैम्पायर लड़की बोली, रुको। उसकी आवाज सुन सुमो रुक गया। तब वो लड़की सुमो के सामने आते हुए बोली, तुम कौन हो? क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कहीं नहीं देखा। ये सुन सुमो खुद ही सोच रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैं इसे क्या बताऊं कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। सुमो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वही आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, तुम इसे अपना नाम सुमो बताओ और कहो कि इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो उसकी कोई दोस्त नहीं है। सुमो ने एक पल को इस बात के बारे में सोचा और फिर यही बात उस लड़की को बोल दिया और फिर वहां से जाने लगा। तभी वो लड़की फिर से उसे रोकते हुए बोली, मैंने तुम पर हमला किया था, पर तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो। भले ही मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, पर क्या पता कि मैं तुम पर दोबारा से हमला करूं। ये बात सुमो को सही लगी कि वो लड़की उस पर दोबारा हमला कर सकती है, लेकिन सुमो को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का करे क्या। क्योंकि वो लड़की एक वैम्पायर है तो वो उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि अभी उसे खुद के बारे में ही कुछ नहीं पता है। इसके साथ साथ सुमो के दिमाग में एक और बात चल रही थी, क्या सच में वैम्पायर होते हैं?
इधर वो लड़की भी मन ही मन कुछ सोच रही थी, इस लड़के में जरूर कुछ खास है, क्योंकि अगर ये कोई आम लड़का होता तो ये मुझसे बच नहीं पाता, ऊपर से इसके पास वो इनविजिबल शील्ड भी है, जो किसी आम लड़के के पास होना नामुमकिन है, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। इधर सुमो ने उस लड़की के बात पर कुछ नहीं कहा था, जिससे उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि सुमो क्या करने वाला है। तभी सुमो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना कि मुझ पर दोबारा हमला मत करना। ये बोलते हुए सुमो के आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देख वो लड़की भी हैरान रह गई और उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये लड़का चाहे जो भी हो पर ये मजाक नहीं कर रहा है। सुमो अपनी बात खत्म करके चुपचाप वहां से चला गया। इधर वो लड़की वापस जाते हुए सोच रही थी, क्या मुझे इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कहीं ये मेरे कोई खतरा तो नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर ये सच में इतना शक्तिशाली हुआ कि मुझे मार सके, तो मेरा इस पर नजर रखने का फैसला गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि मैं उस पर हमला ना करूं, और वो शायद मजाक भी नहीं कर रहा था। यही सब सोचते हुए वो लड़की कुछ दूर आगे बढ़ गई, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और पीछे मुड़ते हुए बोली, उसने कहा था कि मैं उस पर हमला ना करूं, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर तो रख ही सकती हूँ। इतना सोच वो लड़की सुमो का छुपते हुए पीछा करने लगी, पर सुमो इस बात से अनजान कुछ सोचते हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। साथ ही साथ उसके मन में बहुत सारे खुद के बारे में सवाल थे। तभी उसके कानों में फिर से उसी लड़की की आवाज पड़ी, तुम्हारा नाम सुमो है, ये तुम्हारे पिछले जन्म का नाम है, इस जन्म में चाहो तो तुम अपना नाम बदल सकते हो। उस आवाज को सुन सुमो एक बार फिर आसपास देखने लगा, तभी फिर से वही आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर हूँ। ये सुनकर सुमो एकदम से चौंक गया और बोला, क्या मेरे अंदर? पर यह कैसे हो सकता है, कहीं तुम भूत तो नहीं हो? ये सुनकर वो आवाज नाराज होते हुए बोली, क्या मेरी आवाज सुनकर तुम्हें मैं कोई भूत लगती हूँ? नहीं, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी और मीठी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भूत नहीं हो सकती हो। सुमो की बात सुन वो आवाज इस बार हंसती हुई बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताऊंगी, ताकि तुम मुझसे और सवाल पूछकर परेशान ना करो। मैं कलयुग के स्वर्ग की रानी हूँ। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही स्वर्ग की रानी थी, जिसने कि सुमो को यहाँ एक मकसद से भेजा था, पर सुमो के शर्त के अनुसार वो भी सुमो के साथ आई थी, लेकिन अभी वो सुमो के अंदर ही रहती थी। रानी ने सुमो को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ स्वर्ग में हुआ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सुमो को यहाँ क्यों भेजा गया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुमो अपने दुश्मन के बारे में जानकर पहले से ही परेशान हो जाए। उसके बाद रानी ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, पर तुम अभी उन्हें पूरी तरह यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह हासिल करने के लिए ए रैंक पे पहुंचना होगा, और अभी तुम डी रैंक पे हो, और इन सभी रैंक के अंदर 10 स्टेज होते हैं जो तुम्हें पर करना होगा। रानी के ये कहते ही सुमो के सामने एक हवा में उड़ती हुई स्क्रीन खुल गई, जिसमें उसकी तस्वीर लगी हुई थी और नाम की जगह खाली थी। उसके तस्वीर के नीचे और भी बहुत कुछ था, जैसे कि स्किल पॉइंट 0, एक्सपीरियंस पॉइंट 0, पावर लेवल 0, स्किल पावर 0, हेल्थ 10% और भी बहुत कुछ। लेकिन इस स्क्रीन को देख सुमो झटका लगा कि अभी उसके पावर कोई पावर नहीं है और नहीं ही कोई स्किल है, इसका मतलब था कि वो अभी 0 है और अब उसे सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। ये देख सुमो थोड़ा नाराज होते हुए बोला, ये सब क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ सही कहा, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा और धीरे धीरे अपनी सारी पावर एक्टिव करनी होगी, और इसके लिए तुम्हें यहाँ के ही तौर तरीके को अपनाना होगा। रानी की बात सुन सुमो बोला, पर यहाँ के तौर तरीके तो मुझे पता ही नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम तो मेरे सामने हो ही नहीं, तो तुम मेरी मदद कैसे करोगी? अगर तुम मेरी प्रेमिका बनकर यहाँ आए हो तो तुम्हें मेरे सामने आना चाहिए। सुमो चाहता था कि रानी उसके सामने आए, क्योंकि वो उसे देखना चाहता था कि आखिर उसने खुद के लिए कैसी लड़की चुनी थी, क्या वो सुंदर भी है या नहीं। मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगी जब तुम रैंक बी पर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी यहाँ रक्षा करोगे, पर अभी तुम खुद की रक्षा करने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर सुमो निराश हो गया, साथ ही साथ उसे ये भी अजीब लग रहा था कि उसने ऐसा किया क्यों। क्यों उसने यहाँ आने से पहले ही अपने लिए लड़की चुन ली? हो सकता था कि उसे यहाँ रानी से भी ज्यादा सुंदर कोई लड़की मिल जाए, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद वो रानी झूठ बोल रही है। सुमो ने अपने मन ही मन में सोचा, जो भी हो पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, भला मैं किसी ऐसे को कैसे अपनी प्रेमिका बना सकता हूँ जिसका चेहरा मुझे याद भी नहीं है। ये सोच सुमो लंबी सांसें लेता है और कहता है, ठीक है, ये सब बात बात में, पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है, और वैसे भी मैं एक शांत सी जिंदगी चाहता हूँ, और आगे क्या होने वाला है ये सोचकर मैं पहले से परेशान नहीं हो सकता हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। पहले तो तुम्हें अभी नहा लेना चाहिए, क्योंकि सच में अभी तुम बहुत गंदे लग रहे हो, और ऐसी हालत में तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें वो पागल समझेंगे। रानी की बात सुन सुमो खुद को ऊपर से नीचे देखता है, तो सच में वो अभी बहुत ही गंदा लग रहा था। उसके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। ये देखकर सुमो थोड़ा एम्ब्रेस फील करता है कि उस वैम्पायर लड़की ने उसे इस रूप में देखा है। शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं।
तभी वो रानी फिर से कहती है, यहाँ पास में ही एक तालाब है जहाँ जाकर पहले तुम्हें नहा लेना चाहिए। उसकी बात सुन सुमो उस तालाब की तरफ बढ़ने लगे और रानी उसे रास्ता बताने लगी। थोड़ी ही देर में सुमो एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और काफी साफ लग रहा था। उस तालाब के पानी को देखकर सुमो काफी खुश हुआ और बिना देर किए उस तालाब में कूद गया। लेकिन तालाब में कूदते ही सुमो को याद आया कि उसके दिमाग में एक लड़की है जो उसे देख सकती है, जिससे सुमो फिर से शर्म से लाल हो गया और धीरे से बोला, क्या तुम अभी भी यहीं हो और मुझे देख रही हो? सुमो की बात सुन रानी बोली, हाँ मैं भला कहाँ जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ से कहीं जा सकती हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस पर वो रानी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास जाने के लिए एक ही जगह है, तो मैं वहां जा सकती हूँ और जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगी। इतना बोलते ही सुमो के मन में थोड़ी सी हलचल हुई, जैसे कि उसके दिमाग में छोटा सा हवा का झोंका आया हो, जिसके बाद सुमो समझ गया कि रानी जा चुकी है। तभी सुमो को ये याद आया कि उसने तो पूछा ही नहीं कि रानी को कैसे बुलाना है, और ना ही उसने रानी का नाम पूछा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है और शायद मुझे उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मुझे खुद से ही सब कुछ सीखना चाहिए। इतना बोल सुमो उस तालाब के पानी का मजा लेने लगा। थोड़ी देर नहाने के बाद जब सुमो तालाब से बाहर आने वाला था, तभी उसे ऐसे लगा जैसे उसका पैर किसी चीज में फंस गया हो। वो अपने पैर को हिला नहीं पा रहा था, इसलिए वो थोड़ा जोर लगाने लगा, लेकिन तभी कोई चीज उसे पानी के अंदर खींचने लगी। आखिर कौन खींच रहा था सुमो को पानी के अंदर? क्या सुमो की जान खतरे में है? क्या सुमो खुद को बचा पाएगा और अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माई सीक्रेट सिस्टम। CH6 दोस्ती। सुमो उस तालाब के ठंडे पानी का मजा लेते हुए नहा रहा था, लेकिन जब सुमो तालाब से बाहर आ रहा था, तभी सुमो को ऐसा लगा कि जैसे उसका पैर किसी चीज में फंस गया है। सुमो ने थोड़ा जोर लगाकर अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा, जिससे सुमो को पता चला कि कोई चीज उसे पानी के नीचे खींच रही है। ये एहसास होते ही सुमो घबरा गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अब सुमो पानी के अंदर डूब चुका था। पानी साफ था, जिस वजह से सुमो सब साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन उसे पानी अंदर कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। बस उसे अपने पैरों में कोई चीज लिपटी हुई दिख रही थी, जिसका रंग पूरी तरह से काला था और वो सीधा तालाब के गहराई में जा रही थी। उस चीज को देख सुमो मन ही मन बोला, ये चीज क्या है? मैंने ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी, और वैसे भी अगर देखी भी हो तो मुझे कुछ याद भी तो नहीं है। ऊपर से मैंने उस रानी को भी भेज दिया है, अब मेरी मदद कौन करेगा? 1 मिनट, मैं चाहूं तो उसे बुला सकता हूं। ऐसा सोच सुमो मन ही मन उस रानी को आवाज लगाने लगा, रानी साहब आप कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। पर सुमो को जवाब में कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से कहा, स्वर्ग की रानी कहाँ हो, वापस आओ और मुझे बचाओ। पर फिर भी कोई नहीं आया। तब सुमो सोचने लगा कि उसे कैसे बुलाए, लेकिन काफी सोचने के बाद भी सुमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब काफी देर से पानी में होने की वजह से और सांस ना ले पाने की वजह से सुमो की आंखें बंद होने लगी थी। जल्द ही सुमो की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग में रानी अपने कुर्सी पे बैठी हुई थी और वहां मौजूद लीडर से कुछ बात कर रही थी, जिनमें से एक लीडर उन्हें उसी राक्षस के बारे में बता रहा था जिसे मारने के लिए सुमो को वहां भेजा गया था। महारानी, अभी कुछ समय से वो राक्षस कुछ नहीं कर रहा है, उसने अब तक 3 राज्यों पे कब्जा कर लिया है, पर अब वो शांत है। एक लीडर ने कहा, जिस पर रानी कुछ सोचते हुए बोली, ये कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। वो शांत है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। तुम लोग सब पता करके मुझे बताओ। रानी के इतना कहते ही कुछ लीडर वहां से चले गए, पर कुछ अभी भी वहां बैठे थे जो किसी और विषय पे बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नमन वहां आया और रानी को प्रणाम करते हुए बोला, महारानी अब सुमो का क्या हाल है? नमन की आवाज में सुमो के लिए चिंता दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब नमन सुमो से नफरत नहीं करता है। तभी वहां एक और आदमी आया और नमन के पास खड़ा हो गया। उसके आते ही रानी ने उससे पूछा, अमन अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? इस पर नमन के बगल में खड़ा वो आदमी बोला, हाँ महारानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे माफ कर दिया गया। इसके लिए मैं आपका और अपने दोस्त नमन का शुक्रगुजार हूँ। ये सुनते ही नमन बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें इसके लिए सुमो को धन्यवाद कहना चाहिए। उसने ही यहाँ से जाते जाते कहा था कि तुम्हें माफ कर दिया जाए। इस पर रानी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तब अमन ने पूछा, तो वो अब है कहाँ? इस पर रानी ने कहा, वो अपने काम को पूरा करने के लिए जा चुका है, लेकिन जब वो यहाँ वापस आएगा या तुम कभी उससे मिलोगे, तब तुम उसे धन्यवाद कह सकते हो। तभी एक लीडर ने कहा, महारानी आप तो सुमो के साथ गई थी ना, तो फिर आप वापस क्यों आ गई? क्या वहाँ कोई परेशानी है? नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक है, वो बस सुमो को कुछ समय अकेले रहना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। इस पर एक और लीडर बोला, सुमो के लिए अभी वो जगह नहीं है, तो उसे वहाँ अकेले परेशानी हो सकती है। अभी वो उस जगह पे एक बच्चे की तरह है जिसे कुछ नहीं पता है, और जब तक वो वहाँ के बारे में सब कुछ जान ना जाए, तब तक उसे वहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। इस पर रानी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग चिंता ना करें, उसे अगर मेरी जरूरत होगी तो वो मुझे पुकार सकता है। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं पूछा और सभी दूसरे कामों के बारे में बात करने लगे। इधर अचानक ही सुमो की आंख खुली और वो खांसते हुए जोर जोर की सांस लेने लगा, लेकिन फिर से अपने सामने किसी को देख वो डर कर पीछे हट गया। सुमो के ठीक सामने फिर से वही वैम्पायर लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर सुमो पिछली बार डरा था।
उसे देख सुमो एकदम से बोल पड़ा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे यूं डराने की? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे। तभी वो लड़की उसके होठों पे उंगली रखते हुए नाराज आवाज में बोली, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। अगर मैं ना होती तो तुम अभी उस ऑक्टोपस का खाना बन चुके होते। बोलते हुए वो लड़की तालाब की तरफ इशारा करती है। सुमो जब उस तालाब की तरफ देखता है तो वहां तालाब के किनारे पे एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस मरा पड़ा था। उस ऑक्टोपस का आकार इतना बड़ा था कि वो एक हाथी को भी निगल सकता था, लेकिन उसे मरा देख सुमो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे उस लड़की ने मारा है। पर तभी उसे याद आता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये याद आते ही सुमो सोचता है कि हाँ, ये हो सकता है। फिर वो उस लड़की से बोला, तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम तो मुझे मारना चाहती थी। इस पर वो लड़की बोली, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को मारने की, लेकिन मुझे ये मजबूरी में करना पड़ता है। मुझे अपने भूख को शांत करने के लिए और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूं तो मेरी भूख खून पीने से ही शांत होती है। तो क्या यहाँ हर किसी को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी को मारना पड़ता है? सुमो की ये बात सुनकर वो लड़की आंखें छोटी करके सुमो को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया है। वो लड़की सुमो को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम्हें ये सच में नहीं पता है या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? यहाँ हर किसी को पता है कि अपनी पावर को कैसे बढ़ाना है। ये सुनकर सुमो अपने सिर पे हाथ रखते हुए मन ही मन बोला, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूं और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से ना जाने वो स्वर्ग की रानी कहाँ चली गई। अंत में सुमो के पास जब कोई जवाब नहीं था तब उसने बहाना बनाते हुए कहा, असल में कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी याददाश्त चली गई है। मुझे बस मेरा नाम याद है और कुछ नहीं। ये सुनकर वो लड़की चुप हो गई और सुमो को गौर से देखने लगी। फिर अपने गालों पे उंगली रखते हुए बोली, तभी तो मैं सोचूं कि तुमने उस ऑक्टोपस से बचने के लिए अपनी पावर यूज क्यों नहीं की। उस लड़की को सुमो की बात पे यकीन हो गया था, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसने सुमो को जिस हालत में जमीन पे पड़ा देखा था, उससे तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़ी लड़ाई से हार चुका है, जिसमें उसकी यादें भी चली गई हैं। वो लड़की अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुमो बोला, वैसे तुमने मुझे बचाया क्यों? इस पर वो लड़की मन ही मन शर्माते हुए बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मुझे पसंद आ गए हो। तुम जब उस तालाब से नहाकर निकल रहे थे तब तुम इतने आकर्षक लग रहे थे कि शायद मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया। वो लड़की ये सब अपने मन में ही बोल रही थी, जिस वजह से सुमो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़की जो कि एक वैम्पायर है उससे प्यार करती है। सुमो ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, जिस पर वो लड़की बोली, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुमो की भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी। हाँ, पर अब नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें शौक से नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हें मारकर तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब करना चाहती थी ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। उस लड़की की बात सुन सुमो ने फिर से पूछा, तो अब तुम्हें मेरी पावर नहीं चाहिए? जिस पर वो लड़की मना करते हुए बोली, नहीं, क्योंकि मैंने उस ऑक्टोपस की एनर्जी ले ली है और वैसे भी मेरे लिए तुमसे दोस्ती करना ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम जहां बेहोश थे वहां के हालत देखकर लग रहा था जैसे कि वहां कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो। भले ही तुम हार गए, पर इतने बड़े लड़ाई से बचना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ही पावरफुल आदमी ही कर सकता है। ऊपर से तुम्हारे पास वो शील्ड है जो किसी आम आदमी के पास नहीं होती। उसकी बात सुन सुमो को लगा कि वो लड़की शायद उससे इसलिए दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि सुमो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि सुमो अभी बहुत ही कमजोर था और वो शील्ड भी शायद स्वर्ग की रानी की वजह से था। लेकिन जब वो चली गई तो वो शील्ड भी गायब हो गया। ये सब बात सोचकर सुमो खुद से बोला, क्या इससे दोस्ती करना ठीक रहेगा? कहीं ये आगे मेरे लिए कोई मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? अगर इसे पता चल गया कि मैं कमजोर हूं तो कहीं ये मुझे ही ना मार दे, क्योंकि वैम्पायर खून पीते हैं और मैं इसका खाना बन सकता हूँ। ये सब बोलते हुए सुमो ने एक बात नोटिस की, वो लड़की धूप में खड़ी है, जिससे सुमो हैरान होते हुए बोला, तुम तो एक वैम्पायर हो और वैम्पायर धूप में नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं दूसरे वैम्पायर की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत अलग हूँ। ये सुन सुमो उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगा। तब वो लड़की सुमो को समझाते हुए बोली, मेरे पिता एक आम जादूगर थे और मेरी माँ वैम्पायर थी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिस वजह से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी, क्योंकि ये वैम्पायर के नियमों के खिलाफ था और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। इसलिए मैं पावरफुल बनना चाहती हूँ ताकि उनसे लड़ सकूं और अपनी जान बचा सकूं। इतना बोल वो लड़की सुमो के आंखों में देखते हुए बोली, अब तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बाकी जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। अभी फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इतना बोल वो लड़की सुमो को लेकर वहां से जाने लगी। तभी सुमो बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? हम मेरे शहर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगी और यहाँ के बारे में सब बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी यादें मिट चुकी हैं तो तुम एक बच्चे की तरह ही जिसे कुछ नहीं पता है, और अब मुझे एक टीचर बनकर तुम्हें सब सिखाना होगा। ये सुनकर सुमो मन ही मन बोला, भले ही ये लड़की मेरे भरोसे के लायक नहीं है, पर अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो स्वर्ग की रानी भी अभी यहाँ नहीं है जो मुझे सब बता सके, तो अभी फिलहाल मुझे इसके साथ ही रहना होगा और यहाँ के बारे में सब जानना होगा।
उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए शहर की तरफ चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों शहर के बाहर आकर रुके और फिर वो लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें लोगों ने मेरे साथ इस हालत में देखा तो पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यही झाड़ी के पीछे छुप जाओ। इस बात पे सुमो खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर बिना कुछ बोले वहीं पास के एक झाड़ी में चला गया। इधर वो लड़की भी शहर के अंदर चली गई और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में कुछ कपड़े और खाना लेकर वहीं वापस आई। लेकिन वहां आते ही वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि जिस जगह पे उसने सुमो को रहने के लिए कहा था वहां पर अब सुमो नहीं था। तो आखिर कहाँ गया सुमो? क्या कोई जबरदस्ती उसे अपने साथ उठाकर ले गया? क्या फिर से सुमो के ऊपर कोई मुसीबत आई है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब के लिए पढ़ते रहिए माई सीक्रेट सिस्टम। CH7 स्वॉर्ड। सुमो और उस वैम्पायर गर्ल के बीच दोस्ती हो गई थी और अब सुमो उस वैम्पायर गर्ल के साथ शहर में जा रहा था, लेकिन शहर में जाने से पहले वो लड़की सुमो के लिए कुछ कपड़े लेने गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की वापस आई तो उसने देखा कि जहां वो सुमो को छोड़कर गई थी अब सुमो वहां नहीं है। ये देख उस लड़की ने सोचा कि शायद सुमो यहीं कहीं आसपास होगा, इसलिए वो सुमो को आसपास ढूंढने लगी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी सुमो उसे कहीं नहीं दिखा, जिससे वो लड़की परेशान होने लगी। कहीं सुमो फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? ये सोच उस लड़की के मन में डर बैठ गया और तरह तरह के ख्याल आने लगा। वो लड़की बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत सुमो ढूंढने जंगल की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ सुमो वापस से उसी तालाब के पास आ गया था और उसी ऑक्टोपस के पास खड़ा होकर कुछ कर रहा था। असल में वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे स्वर्ग की रानी ने यहाँ आने को कहा था। जब वो वैम्पायर गर्ल सुमो के लिए कपड़े लाने गई थे तब स्वर्ग की रानी वापस आ गई थी। उसके वापस आते ही सुमो ने उसे वो सारी बातें बता दी हो कि उसके जाने के बाद यहाँ हुआ था। तब स्वर्ग की रानी ने कहा कि उसे उस ऑक्टोपस को देखना है, जिस वजह से सुमो वापस यहाँ आया था। वहां आकर जब स्वर्ग की रानी ने उस ऑक्टोपस को देखा तो कहा ये मॉन्स्टर रैंक डी के लेवल 5 पे था और अगर इसे उस लड़की ने मार दिया है तो इसका मतलब है कि वो लड़की इससे ऊपर के रैंक पे होगी। ये सुन सुमो बोला, तो क्या तुम सिर्फ यहाँ इस ऑक्टोपस का लेवल देखने आई थी? इस पर वो रानी बोली, नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उस लड़की से संभाल कर रहना होगा। मैं बस उस लड़की के पावर का अंदाजा लगाना चाहती थी। इस पर सुमो ने कुछ नहीं कहा और फिर वहां से मुड़कर वापस जाने लगा। तभी वो रानी फिर से बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हमें यहाँ थोड़ा काम है। ये सुन सुमो रुक गया। तब वो रानी बोली, इस ऑक्टोपस की सारी एनर्जी तो उस लड़की ने ले ली है, पर हम इसके शरीर का भी यूज कर सकते हो। इसके शरीर का मैं क्या करूंगा? सुमो की बात सुन वो रानी बोली, इसके शरीर का तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, पर इसकी जरूरत स्वर्ग में है, ये वहां हमारे कुछ काम आ जाएगा। अच्छा तो तुम इसे ले जाओ अपने साथ, इसमें मैं क्या करूं? मेरे पास तो अभी कोई पावर नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुन वो रानी सुमो को समझाते हुए बोली, मैं बार बार छोटे मोटे काम के लिए स्वर्ग नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इससे यहाँ तुम किसी परेशानी में पड़ सकते हो, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मेरे जाने के बाद हुआ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे वहां पहुंचा दो। रानी की बात सुन सुमो को समझ नहीं आया कि वो भला इसे कैसे वहां तक पहुंचा सकता है। तभी रानी फिर से बोली, तुम्हारे पास एक खुद का डायमेंशन स्पेस है जो कि स्वर्ग का वो बड़ा सा कमरा है, जहां तुम बड़ी से बड़ी चीज भी रख सकते हो और जब तुम्हें उस चीज की जरूरत हो तो तुम उसे निकाल भी सकते हो। क्या पर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो शायद मैं उस कमरे से कोई हथियार निकलकर इसे मार सकता था और फिर इसकी सारी एनर्जी भी मुझे मिल जाती, जिससे मेरा लेवल भी बढ़ जाता। सुमो ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। तब रानी उसे शांत करते हुए बोली, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी पर मैंने सोचा तुम्हें सारी बातें धीरे धीरे बताई जाए, और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है, वरना मैं पहले ही तुम्हें कोई हथियार देकर जाती। इससे सुमो शांत तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। तभी रानी ने उसे खुश करने के लिए कहा, अगर तुम इस ऑक्टोपस को वहां पहुंचा दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ दे सकती हूँ। ये सुन सुमो थोड़ा शांत हुआ और बोला, और तुम मुझे इसके बदले में क्या देने वाली हो? इसके बदले में तुम्हें एक शानदार हथियार मिलेगा और एक स्किल भी। ये सुनकर सुमो एक पल में ही मान गया, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, मेरे पास तो थोड़ी भी एनर्जी नहीं है तो मैं इसे वहां कैसे पहुंचाऊंगा? इसकी चिंता तुम मत करो, इस काम के लिए मैं अपनी कुछ एनर्जी तुम्हें दूंगी। रानी ने बोलते हुए सुमो के शरीर में थोड़ी एनर्जी डाल दी, जिससे सुमो को लगा जैसे वो एक पल को काफी पावरफुल हो गया हो, लेकिन फिर अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया। तब रानी ने कहा, अब तुम अपना एक हाथ आगे करो और उसी कमरे को याद करो जहां तुम्हें मैं ले गई थी। फिर तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें इस ऑक्टोपस को वहां पहुंचना है, साथ ही साथ तुम अपने अंदर की एनर्जी को भी यूज करने की कोशिश करो। सुमो ने ऐसा ही करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह सुमो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा था, जिससे सुमो थोड़ा निराश हो गया। तभी रानी ने उससे निराश ना होने को कहा और बोली, चलो इस काम में तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर पे कंट्रोल करना होगा, पर मैं ऐसा तभी कर पाऊंगी जब तुम इसके लिए हाँ कहोगे। इस पर सुमो ने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कह दिया, क्योंकि उसे इस काम के बदले में जो इनाम मिलने वाला था। सुमो के हाँ बोलते ही रानी ने सुमो के शरीर को अपने बस में कर लिया, जिससे सुमो को ऐसा लगा जैसे वो एक कठपुतली बन गया हो, वो अपने शरीर को खुद से हिला भी नहीं पा रहा था।
तब तक इधर रानी ने अपना काम शुरू कर दिया था, साथ ही वो सुमो से कह रही थी तुम इस पर ध्यान दो कि मैं ये कैसे कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसे महसूस करो और ऐसा समझो कि ये तुम कर रहे हो, इससे तुम्हें दोबारा से मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम आराम से अपने पावर का यूज कर पाओगे। रानी के कहने पे सुमो भी पूरा ध्यान देने लगा। रानी ने सुमो के हाथ को उस ऑक्टोपस की तरफ किया और स्वर्ग के उस कमरे को याद करते हुए एनर्जी का यूज करने लगी और उसने ये काम बहुत ही आसानी से कर दिया। ये देख सुमो काफी हैरान हुआ, लेकिन इससे सुमो को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो भी ये कर सकता है। अगले ही पल रानी ने सुमो के शरीर का कंट्रोल उसे वापस कर दिया, जिससे सुमो को अब काफी अच्छा लग रहा था। तभी सुमो के सामने फिर से एक स्क्रीन खुल गई और उस स्क्रीन की दिखती हुई रानी बोली यहाँ तुम अपनी स्किल देख सकते हो, तुम्हें एक नई स्किल मिली है जिससे तुम किसी को भी स्कैन कर सकते हो, इससे तुम सामने वाले आदमी के पावर और लेवल के साथ साथ बहुत कुछ पता कर सकते हो। इस स्किल को देख सुमो कुछ खास खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो किसी से लड़ सकता है, पर एक पल सोचने के बाद सुमो को ये स्किल भी काफी काम की लगी, क्योंकि वो इससे किसी से लड़ने से पहले ही उसके बारे में जान सकता है। तभी अचानक सुमो के हाथ से कोई चीज बाहर आने लगी, जिसे देख सुमो एक पल हो डर गया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी रानी उसे शांत करते हुए बोली डरो मत, ये वही हथियार है जो तुम्हें इस काम के बदले मिलने वाला था। ये सुन सुमो शांत हुआ और जल्द ही उसके हाथ से एक शानदार तलवार निकलकर हवा में लहराने लगी। उस तलवार को देख सुमो की आंखों में चमक आ गई। तभी रानी ने कहा ये एक खास तलवार है, इससे खतरनाक और पावरफुल तलवार किसी और के पास नहीं है, सिवाय एक तलवार को छोड़कर जो कहाँ है किसी को नहीं पता, साथ ही इस तलवार की खुद की भी एक स्प्रिट है। स्प्रिट सुनकर सुमो को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। तब रानी ने उसे समझाते हुए कहा इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये तलवार जिंदा है, इसका खुद का एक दिमाग है जिससे ये बहुत सारे काम अपनी मर्जी से भी कर सकता है, लिए कोई भी काम करने के लिए इसे अपने मालिक की इजाजत लेनी होगी। ये सब सुनकर अब सुमो काफी खुश था कि उसे इतनी अच्छी चीज मिली है। सुमो ने उस तलवार को लेने के लिए खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी वो तलवार सुमो से दूर होने लगी। अब ये देख सुमो काफी हैरान हुआ। तभी रानी ने कहा ये तलवार ऐसे तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ये तलवार खुद अपना मालिक चुनता है और जब से बनी है तब से इसने सिर्फ एक ही मालिक की सेवा की है, उसके बाद कोई भी इसे अपना नहीं बना पाया। अब देखना यह है कि तुम इसे अपना बना पाते हो या नहीं। अब ये बात जानकर सुमो को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि रानी ने उसे शानदार इनाम के बदले में धोखा दिया है। पर तभी रानी बोली इस तलवार को अपना बनाने के लिए पहले तुम्हें इसे अपना एक बूंद खून देना होगा, उसके बाद ये तलवार खुद सोचेगा कि तुम्हें अपना मालिक बनाए या नहीं। अब भी सुमो के अंदर थोड़ी ही उम्मीद बची हुई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने दांत से अंगूठे पे हल्का सा काटा, जिससे उसके अंगूठे से हल्का सा खून निकलने लगा। तब वो तलवार खुद ब खुद धीरे धीरे सुमो के पास आए और उसके अंगूठे से निकल रहे खून का बूंद उस तलवार पे गिरी, जिससे अगले ही पल वो तलवार चमकने लगी। अगले ही पल वो रोशनी तेज धमाके की तरह फैल गई, जिससे सुमो की आंखें भी बंद हो गई थी। सुमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अब वो तलवार उसके सामने नहीं थी, बल्कि अब वो तलवार वहां सामने जमीन पे गिरी हुई थी, जिससे सुमो को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। क्या उस तलवार ने सुमो को अपना मालिक चुना या नहीं? उसने ये आता रानी से पूछा, पर रानी हैरानी भरी आवाज में बोली मैंने भी पहले कभी ऐसा नहीं देख, क्योंकि आज तक कोई इसे अपना बना ही नहीं पाया था। इसे जिसने बनाया था वो ही इसका पहला और आखिरी मालिक था। मुझे बस इतना पता है कि अगर ये किसी को अपना मालिक चुनेगा तो ये खुद ब खुद उसके पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये जमीन पे गिर गया है। ये सुन सुमो खुद उस तलवार की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो तलवार फिर से हवा में उड़ने लगी, जिसे देख सुमो रुक गया। सुमो अभी भी नहीं समझ पाया था कि उस तलवार ने सुमो को चुना है या नहीं, इसलिए उसे डर था कि कहीं फिर से वो तलवार उससे दूर ना भागने लगे। यही सोचकर सुमो धीरे धीरे अपना हाथ उस तलवार की तरफ बढ़ने लगा ताकि उसे पकड़ सके। सुमो का हाथ उस तलवार तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक वो तलवार सुमो की तरफ मुड़ गई, जैसे कि अब वो सुमो के ऊपर हमला करने वाला हो। ये देख सुमो भी डर गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे जैसे सुमो पीछे हट रहा था वो तलवार भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख सुमो ने अपनी गति बढ़ा दी और फिर अगले ही पल वहां से भागने लगा, लेकिन अब वो तलवार भी सुमो के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और सुमो उससे जान बचाने की कोशिश करते हुए भाग रहा था। क्या होगा अब आगे? क्या उस तलवार ने सुमो को अपना नया मालिक चुना है या नहीं? क्या वो तलवार सुमो को अपना दुश्मन समझ रहा है? कहीं वो तलवार सुमो को सच में तो नहीं मारने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माई सीक्रेट सिस्टम। CH8 स्वॉर्ड गर्ल। जहां एक तरफ वो वैम्पायर गर्ल सुमो को काफी देर से ढूंढ रही थी, वहीं सुमो अभी किसी से बचते हुए बहुत ही तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे वही तलवार पड़ी थी जो कि रानी ने उसे दी थी। काफी देर भागने के बाद अब सुमो थकने लगा था, इसलिए वो रानी से कहता है ये तुमने मुझे कैसी तलवार दे दी है? ये हाथ नहा धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। उसकी बात सुन रानी बोली मुझे नहीं पता कि ये तलवार ऐसा क्यों कर रही है। आज से पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया था और मुझे नहीं पता है कि अगर तुम रुकोगे तो फिर ये तुम्हारे साथ क्या करेगी। ये सुनकर सुमो और भी ज्यादा घबरा गया, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। सुमो ने रानी से गुस्से और घबराहट के मिले जुले भाव से कहा क्या तुम मुझे इस दुनिया में पहले ही दिन मरवाना चाहती हो?
मैं कितना अनलकी हूँ यार, आज मेरा इस दुनिया में पहला दिन है और आज ही मैं मरने वाला हूँ। अरे तुम्हारे पास कोई उपाय है तो कुछ करो, इसे रोको या किसी तरह मुझे बचाओ। सुमो को ऐसे बोलता देख रानी कुछ देर के लिए शांत हो गई, फिर धीमी आवाज में बोली, माफ करना, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे शरीर में हूँ और यहाँ से मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकती। मैं चाहती तो वो शील्ड दोबारा से कुछ देर के लिए बना सकती थी, लेकिन अभी ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तलवार उस शील्ड को आसानी से काट देगी। पहले जो मैंने शील्ड बनाई थी वो स्वर्ग में ही बनाई थी, जो कुछ देर के लिए तुम्हें किसी भी खतरे से बचा सकती थी, पर अब उस शील्ड का समय खत्म हो गया है। ये सुनकर तो मानो सुमो की आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो। अब वो समझ चुका था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सुमो ने भागते हुए एक बार पीछे पलट कर देखा तो वो तलवार अभी भी उसके पीछे ही पड़ी थी। ये देख सुमो पूरी जी जान लगाकर भागने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी चीज से टकरा गया हो। इससे पहले कि सुमो कुछ समझ पाता और खुद को संभाल पाता, उससे पहले ही वो अचानक धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन सुमो हैरान था कि उसे कहीं भी चोट नहीं आई है। उसने धीरे से अपना सिर उठाया तो उसे अपने सामने दो बड़ी बड़ी कोई गोल चीज दिखी। पहले तो सुमो को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन फिर जैसे ही उसे ये एहसास हुआ तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। असल में सुमो उसी वैम्पायर गर्ल के ऊपर गिरा था जो उसे ढूंढ रही थी, और वो दो बड़े बड़े गोल चीज कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट थे। इसी वजह से सुमो के गाल शर्म से लाल हो गए थे। ऊपर से उसे अब ये डर भी लग रहा था कि कहीं अब वो लड़की उस पर गुस्सा ना करे। इससे पहले कि वो लड़की गुस्से में सुमो को कुछ करती, उससे पहले ही सुमो ने उससे दूर होने का सोचा, लेकिन तभी उसे अपने पीठ पे वजन महसूस हुआ, जैसे कि कोई चीज उसके ऊपर आ गिरी हो। सुमो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पीठ पर है क्या। पर तभी सुमो को ये बात भी याद आया कि उसके पीछे तो वो तलवार भी पड़ी है। इतना याद आते ही सुमो ने अपना सिर पीछे उस तलवार को देखने के लिए घुमाया, लेकिन अब उसके पीछे कोई तलवार नहीं थी। फिर सुमो की नजर अपने पीठ पे किसी चीज पे पड़ी, जिसे देखने के बाद तो मानो सुमो और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसके पीठ पे एक और लड़की उससे लिपट कर लेती हुई थी, जिसे सुमो ने पहले कभी नहीं देखा था। अब सुमो ऐसी जगह पे फंसा हुआ था जहाँ की उसके अरमान भी जाग रहे थे, लेकिन उसने खुद पे काबू किया और उठने की कोशिश करने लगा। सुमो उठने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसका मन नहीं मान रहा था कि वो उन दोनों लड़कियों के बीच से निकलकर उनसे दूर हो जाए। ऊपर से वो दोनों लड़कियां भी सुमो को खुद से दूर नहीं कर रही थी, जिससे सुमो और भी ज्यादा हैरान था। आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद सुमो मुश्किल से उन दोनों के बीच से निकल पाया, जिससे सुमो की सांसें भी अब काफी फूल रही थी और जोर जोर से सांस लेते हुए शांत होने की कोशिश कर रहा था। इतने में वो दोनों लड़कियां सुमो के पास आए और एक साथ बोली, क्या तुम ठीक हो? वो दोनों लड़कियां फिर से सुमो के बिल्कुल पास आ गई थी और सुमो का चेहरा उन दोनों लड़कियों के सीने के बिल्कुल पास था, जिससे सुमो की आंखें उनके प्राइवेट पार्ट के साइज को देखकर बड़ी बड़ी हो गई थी। एक पल को सुमो को लगा जैसे उसका हाथ अपने आप ही उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसने खुद को फिर से समझाकर शांत किया। लेकिन तभी उसकी नजर उन दोनों लड़कियों के चेहरे पे पड़ी तो वो मानो कहीं खोसा गया। उसके सामने दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थी, जिन्हें देख कोई भी उसे अपना बनाना चाहेगा। उनमें से एक तो वो वैम्पायर गर्ल थी, लेकिन दूसरी लड़की के बारे में सुमो को नहीं पता था, और उसे देखकर सुमो उनसे दूर होते हुए बोला, मैं ठीक हूं पर तुम दोनों मुझसे दूर रहो। सुमो के ये कहने पे वो दोनों लड़कियां थोड़ा पीछे हट गई। इधर सुमो भी अपने सांसों पे काबू पा चुका था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम इन दोनों लड़कियों से दूर रहो, तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मुझे अपनी प्रेमिका पहले ही चुन लिया है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वर्ग की रानी की थी, जिसके आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे जलन हो रही है। और ये बात शायद सुमो को भी समझ आ गई थी, इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें इतना ही जलन हो रहा है तो तुम खुद यहाँ क्यों नहीं आ जाती इन दोनों को मुझसे दूर रखने के लिए? क्योंकि मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हो कि मुझे बुला सको, वरना तो मैं इन दोनों का मुंह तोड़ देती। और एक बात बताओ, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही थी और उन दोनों से दूर होने को कह रही थी, तो तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे थे? ये सुनकर सुमो को याद आया कि जब वो उन दोनों लड़कियों के बीच में फंसा था, तब उसे किसी लड़की के चिल्लाने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन सुमो को मानो उस समय होश ही नहीं था। तभी सुमो के मन में एक ख्याल आया, ये दूसरी लड़की कौन है और वो तलवार कहाँ गई? मुझे नहीं पता। रानी ने भी सुमो की बात पे हैरान होते हुए कहा। सुमो को ये बात अजीब लगी कि वो तलवार गायब है और अब ये लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी। तभी रानी फिर से बोली, पर मुझे इस लड़की के अंदर से कुछ जानी पहचानी एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे पहचानती हूँ। इधर वो लड़की अब एक तक बस वैम्पायर गर्ल को ही देख रही थी, और वो वैम्पायर गर्ल भी बस एक टक उसी लड़की को देख रही थी। शायद उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सवाल था कि ये है कौन। तभी सुमो उन दोनों के बीच में आते हुए सुमो उस नई लड़की से बोला, तुम कौन हो? इस पर वो लड़की खुश हो गई कि सुमो उससे बात करने आया है, और फिर तुरंत ही सुमो के पास आते हुए कुछ बोलने वाली थी कि तभी सुमो उसे हाथ दिखाते हुए बोला, रुको, तुम दूर से भी मुझसे बात कर सकती हो। ये सुनकर वो लड़की रुक गई और नजर झुकाते हुए बोली, मेरा नाम यामी है और उसी तलवार की स्प्रिट हूँ जिसे तुम पाना चाहते थे। ये सुनकर मानो सुमो को एक झटका सा लगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं वैम्पायर गर्ल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है और ये लड़की किस तलवार की बात कर रही है, क्योंकि वो उस समय वहां नहीं थी जब सुमो को वो तलवार मिली थी।
लेकिन वैम्पायर गर्ल अभी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहती थी, उसे बस ये देखकर अच्छा लगा कि उसने उस लड़की को अपने पास नहीं आने दिया। इधर स्वर्ग की रानी कुछ भी नहीं बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी ये सुनकर झटका लगा हो। यामी जब सुमो के ऐसे हैरान देखती हैं तो कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं अगर एक तलवार हूँ तो एक लड़की कैसे बन गई, ऐसा तुम्हारे खून के वजह से हुआ है। पहले मैं एक पृथ्वी पर, अब मुझे एक शरीर भी मिल गया है, और अब मैं तुम्हें अपना मालिक चुनती हूँ। ये सुनकर सुमो खुश था कि वो तलवार उसे मिल चुकी है, पर वो हैरान भी था कि एक तलवार उसके वजह से एक लड़की कैसे बन गई। उसने मन ही मन ये सवाल स्वर्ग की रानी से पूछा, जिस पर उसे जवाब मिला, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना या देखा कि ये तलवार एक लड़की भी बन सकती है, पर तुम चिंता ना करो, मैं इस बारे में तुम्हें जल्द ही पता करके बताऊंगी। इतना कहकर रानी चुप हो गई। अब इधर सुमो का दिमाग बहुत खराब हो चुका था, वो काफी थक चुका था, ऊपर से उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था, जिससे कि अब उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए वो बस अब आराम करना चाहता था और खाना चाहता था। सुमो यामी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, हम इन सब बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी तुम फिर से तलवार बन जाओ। सुमो का ऐसा कहना शायद यामी को पसंद नहीं आया, लेकिन वो अपने मालिक की बात भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। अब सुमो बस इंतजार कर रहा था कि कब यामी वापस तलवार बनेगी और फिर वो वैम्पायर गर्ल के साथ शहर में जाएगा ताकि वो आराम कर सके और कुछ खा सके। पर शायद सुमो के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। यामी जो कि वापस तलवार बनने की कोशिश कर रही थी, वो निराश मन से बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं वापस तलवार में कैसे बदलूं, जिस वजह से मैं अब तलवार नहीं बन पा रही हूँ। अब सुमो और भी परेशान हो गया, लेकिन उसे बस अभी आराम करना था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है, फिलहाल तो मुझे आराम करना है, इसलिए तुम मुझे शहर ले चलो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुमो ने वैम्पायर गर्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर वैम्पायर गर्ल बोली, मेरा नाम मीरा है। और फिर वो सुमो की तरफ एक बैग बढ़ते हुए बोली, पहले तुम अपने कपड़े बदल लो। सुमो उस बैग को देखते हुए बोला, पर मैं यहाँ अपने कपड़े कैसे बदलूं? जिस पर मीरा आसपास देखते हुए बोली, यहाँ कोई कमरा तो है नहीं, इसलिए तुम्हें उस पत्थर के पीछे जाकर अपने कपड़े बदल लो। सुमो ऐसे पत्थर के पीछे कपड़े बदलने से हिचकिचा तो रहा था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से सुमो ने वो बैग लिया और एक पत्थर के पीछे चला गया। सुमो ने जल्दी से पहले अपने कपड़े बदले और फिर वो तीनों शहर के तरफ निकल गए। मीरा नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा लोगों के नजर में आए, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेकर जल्दी से अपने घर के सामने पहुंच गई। पर इधर सुमो समझ नहीं पा रहा था कि मीरा यहाँ सबके सामने से क्यों नहीं आई। लेकिन उसे अभी ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके लिए यही काफी था कि मीरा उसने रहने के लिए घर और खाना दे रही थी। ये सब सोचते हुए सुमो ने उस घर की तरफ देखा जहाँ की मीरा उन्हें लाई थी, तो उस घर को देख सुमो एकदम से बोल पड़ा, क्या हम इस खंड में रहेंगे? सुमो ये बात मीरा के घर को देखकर बोल रहा था, लेकिन असल में वो कोई घर नहीं बल्कि एक महल था, जो कि अब एक खंड में बदल गया था, और वहां आसपास भी पेड़ पौधे के अलावा कुछ नहीं था। उस घर को देख सुमो को लग रहा था जैसे ये कोई भूत बंगला हो, पर ना जाने क्यों सुमो को वो महल जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस महल से सुमो का कोई गहरा रिश्ता था, उसके आंखों से तो कुछ बूंद आंसू भी टपक चुके थे। आखिर क्या था उस महल का राज? क्यों सुमो को वो महल जाना पहचाना सा लग रहा था? क्या सच में सुमो का इस महल से कोई गहरा रिश्ता था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के भी जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माई सीक्रेट सिस्टम। CH9 पुराना महल। मीरा, सुमो और यमी एक खंड से महल के बाहर पहुंचे थे, जिसे देखकर सुमो को ऐसा लग रहा था जैसे मानो इस महल को अच्छे से जानता हूं। उसे महल को देखकर सुमो ऐसा लग रहा था जैसे इस महल से उसका गहरा रिश्ता हो। उस महल को देखते देखते सुमो के आंखों से कुछ बूंद आंसू भी टपक पड़े। इधर मीरा उसे महल की तरफ बढ़ते हुए बोली, यही है मेरा घर, आओ चलो अंदर चलते हैं। इतना बोल मीरा उस महल के अंदर जाने लगी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। जैसे उसने पलटकर पीछे देखा तो सुमो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। सुमो को देखकर मीरा को लगा कि सुमो शायद इस महल को देखकर डर रहा है, क्योंकि वो महल देखने में काफी डरावना था और उस महल के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैली थी। लेकिन असल बात तो यह है कि सुमो का ध्यान बस इस महल पर टिका हुआ था। आसपास की कोई चीज उसे ना ही सुनाई दे रहा था और न ही आसपास की कोई चीज दिखाई दे रहा था। उसकी नजर बस एकटक उसी महल पर टिकी हुई थी। तभी मीरा उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम डरो मत, यह महल सिर्फ बाहर से ही खतरनाक दिखता है, पर यह अंदर से बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रही हूँ। इस बार मीरा के बोलने और कंधे पर हाथ रखने से सुमो का ध्यान उस महल से हटा। अब मीरा आगे उस महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसके पीछे पीछे सुमो और यामी भी आगे बढ़े। वह तीनों दरवाजे के सामने बनी सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे के सामने आ रुके, पर मीरा उसे दरवाजे से अंदर नहीं गई, बल्कि दरवाजे से कुछ दूरी पर बने खिड़की से अंदर चली गई। ये देख सुमो और यामी काफी हैरान हुए। सुमो मीरा से कुछ बोलना चाहता था, पर उससे पहले ही मीरा इशारा करते हुए आवाज लगाकर सुमो और यामी को खिड़की से अंदर बुलाने लगी। तब सुमो उस खिड़की के पास आते हुए बोला, तुम इस खिड़की से क्यों अंदर जा रही हो? हम दरवाजे से भी अंदर जा सकते हैं। इस पर मीरा थोड़ा भड़कते हुए बोली, मेरे पास इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी नहीं है और न ही ये महल मेरा है। मैं बस यहाँ रहती हूँ, वो भी बिना किसी को पता चले। इतना बोल मीरा अंदर हॉल की तरफ चली गई। ये महल है किसका वो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता।
ये सब सुन मीरा हॉल में लगे एक सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं यहाँ किसी को बता के नहीं रहती और यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, और ये महल किसका है मुझे नहीं पता, पर इसके बारे में मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी है। अगर तुम भी सुनना चाहो तो मैं सुना सकती हूँ, उसके बाद तुम्हें इस महल के बारे में सब पता चल जाएगा, लेकिन वह कहानी सच है या झूठ मुझे नहीं पता। इस पर सुमो मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बहुत थक चुका और मुझे बस आराम करना है, लेकिन सोने से पहले अगर तुम मुझे कुछ खिला दो तो यह और भी अच्छा होगा। सुमो की बात पर मीरा ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर वहां से कहीं चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा वह थोड़ी देर में कुछ खाना लेकर आएगी, तब तक सुमो उसका यही इंतजार करे। मीरा के जाने के बाद सुमो का मन हो रहा था जब तक मीरा वापस ना जाए तब वह इस महल को अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अब काफी नींद भी आ रही थी, जिस वजह से सुमो ने सोचा कि वह कुछ देर आराम ही कर ले तो सही रहेगा, इसलिए वह वही सोफे पे लेट जाता है और जल्द ही नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। दूसरी तरफ मीरा शहर में कुछ खाने लेने आई थी। शहर का माहौल आमतौर पे जैसा होता है आज भी वैसा ही थी, जिससे मीरा को कोई भी खतरे का आभास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। मीरा वही पास में बने एक दुकान के पास जाती है और कुछ खाने का सामान लेकर वापस जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद मीरा को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे पलटकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। इस पर मीरा को लगता है ये शायद उसका वहम होगा। यही सोचकर मीरा वापस महल की तरफ चली जाती है, लेकिन वहां कोई था जो सच में मीरा का पीछा कर रहा था। वो मीरा का पीछा करते हुए उसी महल के सामने पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि मीरा उस महल में खिड़की से अंदर जा रही है। ये सब देख वो आदमी कहता है, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसलिए तुम इस महल में रहती हो, जबकि कोई डर से इस महल के पास भी नहीं आना चाहता है। इतना बोलने के बाद वो आदमी भी उस खिड़की के पास जाता है और फिर एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर अंदर घुस जाता है। अंदर हॉल में मीरा और यामी बैठी थी और सुमो सो रहा था। उन सब को देख वो आदमी कहता है, मीरा के साथ ये दोनों कौन है? मुझे कुछ देर इन पर नजर रखनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। इधर मीरा खा ना तो ले आई थी, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमो को जगाए कैसे, क्योंकि सोते हुए सुमो उसे काफी क्यूट लग रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो सुमो को किस कर ले, पर उसकी फूटी किस्मत की वहां वो अकेली नहीं थी, बल्कि यामी भी वही थी जो सुमो को ही देख रही थी, और ना जाने क्यों उसके गाल लाल थे। यामी के गालों को ऐसा लाल देख मीरा को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो यामी से पूछती है, तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं? मीरा की बात सुन यामी एकदम से अपनी नजर सुमो से हटा लेती है और फिर अपने गालों पे हाथ रखते हुए कहती है, कका नहीं तो मेरे गाल तो लाल नहीं है। इतना बोलते हुए यामी की नजर उस थैले पर पड़ती है जो कि मीरा लाई थी। वो अपना हाथ उस थैले की तरफ बढ़ा ही रही होती है कि तभी मीरा वो थैली अपने पीछे करते हुए कहती है, इसमें सुमो के लिए खाना है, पर मुझे भी भूख लगी है। यामी मुंह बनाते हुए कहती है, जिस पर मीरा उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी भूख लगती है? तुम तो एक तलवार हो ना, जो कि अब एक लड़की बन गई है। इस यामी चिढ़ जाती है और कहती है, हाँ तो क्या हुआ कि मैं एक तलवार हूं, तो मुझे भी अब अपना शरीर मिल चुका है, इसलिए अब मुझे भी भूख लगती है। इतना बोल यामी मीरा से वो थैला लेने लगती है, पर तभी मीरा कहती है, तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? देख नहीं रही तुम्हारा मालिक अभी सो रहा है, तो तुम्हें उसके उठने का इंतजार करना होगा, उसके बाद हम सब साथ में खाना खाएंगे। ये सुनकर यामी खुश तो नहीं होती, पर वो सुमो के जगने का इंतजार करती है। इधर मीरा सोचती है कि तब तक वो अपने दूसरे काम को खत्म कर लेगी। यही सोचकर मीरा वहां से चली जाती है, लेकिन यामी अभी भी वहीं बैठी थी और सुमो को ही देख रही थी। इधर मीरा अपने कमरे में आ गई थी। वो महल भले ही बाहर से डरावना था, पर मीरा ने अंदर कुछ जगहों को थोड़ा रहने लायक बनाया था, पर उसने सभी जगह को रहने लायक नहीं बनाया था। उसने सिर्फ अपने कमरे और हॉल के कुछ हिस्से को ही साफ किया था, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि वहां कोई रहता है। मीरा अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, जिससे कि वो अपनी कपड़े नहीं उतरती और आसपास देखने लगती है। वो अपने कमरे से बाहर आकर भी देखती है, पर वहां भी कोई नहीं होता, इसलिए वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है। मीरा ने अभी अपने कमरे में 2 ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसके पीछे से कोई हमला कर देता है और मीरा के गर्दन पे पीछे से तलवार रखते हुए कहता है, आज तुम मुझे मिल ही गई। ये आवाज सुनकर ना जाने क्यों पर मीरा बहुत डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आवाज को अच्छे से पहचानती है, और ना कि पहचानती है बल्कि बहुत डरती भी है। वो आदमी मीरा के गले पे तलवार रखकर उसे आगे धक्का देता है और फिर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ छुपकर बैठी हो, और मैं सोच रहा था कि ना जाने तुम कहाँ गायब हो गई। तभी मीरा हल्की आवाज में बोली, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हें मैं इस शहर में कब से ढूंढ रहा था, पर तुम मुझे कभी दिखती ही नहीं थी, लेकिन आज जब तुम शहर में आए तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। हालांकि कि तुमने अपने ऑरा को दबाने की पूरी कोशिश की, पर अफसोस तुम कामयाब नहीं हो पाए और मैंने तुम्हें पहचान लिया, पर अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो तुम्हें नहीं पहचान पाता। इतना बोलने के बाद वो आदमी मिला के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अभी फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम जो कर रही थी वो जारी रख सकती हो। ये सुनकर मीरा गुस्से में कहती है, तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, भले ही। इससे आगे की मीरा कुछ और बोल पाती, तभी वो आदमी मीरा के गर्दन में तलवार की नोक चुभाते हुए कहता है, अब मैं जैसा कह रहा हूँ चुपचाप ऐसा करो, वरना तुम अपने माता पिता के मौत का बदला लेने के लिए खुद जिंदा नहीं रहोगी।
ये सुनकर मीरा शांत हो गई, उसकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि उसे शायद पहले से ही ये अंदाजा था कि ये आदमी क्या करवाना चाहता है। तभी वो आदमी कहता है, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तुम वो काम शुरू कर दो। इतना बोल वो आदमी मीरा को खींचकर अपनी तरफ घुमा लेता है। मीरा सीधा उसके आंखों में देखती है तो उस आदमी की आंखें लाल चमक रही थी, उसके लंबे भूरे बाल थे और उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। मीरा के पीछे मुड़ते ही वो आदमी कहता है, तुम अपना काम खुद करो या फिर मैं अपनी तलवार से वो काम करवा लूंगा। इतना कहकर वो मीरा की आंखों में देखने लगता है। तब मीरा भींगी आंखों से उसके तरफ देखते हुए कहती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो को मुझसे भी सुंदर हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं अपना बना लेते हो? इस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और जो बात तुम है वो किसी और में नहीं, और तो और अगर तुम्हारे द्वारा मैं वो पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इतना बोल वो आदमी अपने तलवार से मीरा के कपड़े पे एक कट लगा देता है, जिससे मीरा के वक्ष का एक बड़ा सा हिस्सा दिखने लगता है। मीरा तुरंत ही अपने हाथ से अपने वक्ष को ढकती है, लेकिन तब तक उस आदमी ने मीरा के कोमल और गोरे वक्ष को देख लिया था, जिससे उसके मुंह में अब भूखे भेड़िए की तरह पानी आने लगा था। अगले ही पल वो अपनी तलवार से मीरा के कपड़े पे और भी बहुत सारे कट लगा देता है, जिससे मीरा के पूरे कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। अब मीरा के शरीर पे नाम मात्र के ही कपड़े थे, जो कि उसके कुछ प्राइवेट पार्ट को ढक रहे थे। मीरा का पूरा शरीर मखमल की तरह मुलायम और कोमल लग रहा था, बिना दाग का उसका गोरा रंग जो किसी भी मर्द को रिझाने के लिए काफी था। अब वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था, वो भी अपनी तलवार दूर रख देता है और अपने कपड़े को खोलते हुए मीरा की तरफ बढ़ने लगता है। आज मेरी सालों का सपना सच होगा। वो आदमी अपने शर्ट को खोलकर फेंकते हुए कहता है और जल्दी जल्दी मीरा की तरफ बढ़ने लगता है। जल्द ही वो मीरा के पास आता है और जबरदस्ती उसे बिस्तर पे धक्का दे देता है। अब वो आदमी ठीक मीरा के ऊपर आ चुका था। कौन है ये आदमी और वो मीरा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मीरा खुद को इस आदमी से बचा पाएगी या फिर आज वो हो जाएगा जो मीरा के लिए मौत से भी बदतर था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माई सीक्रेट सिस्टम। CH10 डेमन लॉर्ड। वो आदमी अब बिस्तर पे मीरा के ऊपर था और मीरा उससे रोते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो आदमी मीरा की कोई बात नहीं सुनता, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता, तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुलता है और किसी लड़के की आवाज आती है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये सब करने से पहले कमरे का दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए? आवाज सुनकर वो आदमी पीछे पलटकर देखता है। मीरा भी नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखती और उसके चेहरे पे एक राहत की मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल मीरा अपने ऊपर से उस आदमी को धक्का दे देती है और दौड़ते हुए दरवाजे के पास चली जाती है। वहां दरवाजे के पास सुमो खड़ा था और उसके पीछे यामी खड़ी थी, जो कि गुस्से से उस आदमी को ही देख रही थी, पर सुमो की आंखें अभी बड़ी बड़ी हो गई थी। असल में सुमो मीरा के बॉडी को देखकर दंग था, उसका इतना हॉट फिगर देखकर सुमो मानो सब कुछ भूल चुका था। तभी मीरा सुमो के पीछे जाकर छुप जाती है और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है। मीरा के हटते ही सुमो भी अपने होश में आया और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम कैसे मारना पसंद करोगे? तुम्हें एक आसान मौत दूं या एक दर्दनाक मौत दूं, ये तुम खुद ही मुझे बता दो, मैं ये तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दूंगा। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और सुमो की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तो तुम मुझे मरोगे? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तभी मीरा भी पीछे से सुमो से कहती है, ये वैम्पायर लीडर्स में से एक का बेटा है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने इससे बहुत बार लड़ाई की है, पर मैं इसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाती हूँ और हर बार मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ये रैंक बी के लेवल 8 पे है। बताते हुए मीरा सुमो की तरफ ही देख रही थी। वो सोच रही थी कि शायद ये सुनकर सुमो के चेहरे पे परेशानी के भाव आ जाएंगे, लेकिन सुमो अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। ये देखकर मीरा और वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पावरफुल है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैम्पायर अब मरने ही वाला है। इस पर मीरा उसे बताती है, वैम्पायर को मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वैम्पायर को सिर्फ 3 तरीके से ही मारा जा सकता है। पहला कि उसका सिर काट दिया जाए, दूसरा उसे कड़ी धूप में देर तक रखा जाए, या फिर उसके छाती में चांदी की कोई चीज घुसा दी जाए। ये सुनकर सुमो हंसते हुए कहता है, मुझे ये सब पहले से ही पता है और मुझे ये भी पता है कि इसे कैसे मारना है। अब बाहर रात हो चुकी थी, इसलिए सुमो उसे धूप में ले जाकर तो नहीं मार सकता था, इसलिए अब सुमो के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए थे, जिसमें से उसने पहले ही अपना ऑप्शन चुन लिया था। वो यामी को अपने पास बुलाते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है अपना कमाल दिखाने की। इतना बोल सुमो उस वैम्पायर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो वैम्पायर अभी भी नहीं घबराया था, क्योंकि जहां तक वो सुमो के ऑरा को महसूस कर पा रहा था, तो उसे पता था कि सुमो उससे बहुत कमजोर है। लेकिन सुमो को अपनी तरफ ऐसे विश्वास के साथ बढ़ता देख कहीं ना कहीं वो वैम्पायर बहुत हैरान जरूर हुआ था। अगले ही पल सुमो चिल्लाते हुए यामी से कहता है, अपने मालिक का ऑर्डर मानो और मेरे पास आओ। सुमो के इतना कहते ही यामी फिर से एक तलवार में बदल जाती है और हवा में तेजी से उड़ते हुए सुमो के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर वो वैम्पायर और मीरा दोनों ही हैरान थे। मीरा को ये तो पता था कि ये लड़की एक हथियार है, पर उसने कभी इसे बदलते हुए नहीं देखा था। ऊपर से जब उसने देखा कि ये सबसे पावरफुल तलवार में से एक है, तो ये देखकर मानो जैसे जम सी गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
वहीं वो आदमी जो कि एक वैम्पायर था, वो भी उस तलवार को देखकर काफी डर गया था। उस तलवार से जो ऑरा निकल रहा था, उसे महसूस करने भर से ही उसकी जान हलक में अटक गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का तो इतना पावरफुल भी नहीं है, तो फिर इसके पास ये तलवार कैसे हो सकती है? पर जो भी हो, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि भले ही ये लड़का पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं इस तलवार के सामने नहीं टिक सकता हूँ। वो वैम्पायर ये सोचते ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सुमो ने अपने तलवार को ऑर्डर देते हुए कहा, उसे खत्म कर दो। इतना बोल सुमो ने वो तलवार उस वैम्पायर की तरफ फेंक दिया, लेकिन तब तक वो वैम्पायर खिड़की तक पहुंच गया था, और फिर जैसे ही वो खिड़की से कूदने वाला था, तभी वो तलवार उसके हाथ पर आ लगी, जिससे उसका हाथ एक झटके में कट गया। इसी के साथ वो लड़का बड़ी ही खिड़की से कूद गया। सुमो तेजी से खिड़की के पास आया तो देखा कि वो वैम्पायर अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये देख सुमो बोला, ये घायल होने के बाद भी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? बोलते हुए वो मीरा की तरफ पलटा, लेकिन मीरा ने अभी भी कोई कपड़े नहीं पहने थे, जिससे सुमो एक झटके में वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया। उसके गाल मीरा को इस हालत में देखकर लाल हो चुके थे। वो खिड़की की तरफ मुंह किए हुए ही कहा, क्या तुम जाकर जल्दी से अपने कपड़े पहन सकती हो? ये सुनकर मीरा को याद आया कि उसने तो अभी कोई कपड़े नहीं पहने हैं, जिससे उसके भी गाल लाल हो गए और वो तेजी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। इधर तब तक यामी भी फिर से लड़की बन गई थी। उसने सुमो से कहा, क्या तुम मेरे काम से खुश हो? इस पर सुमो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा काम किया। ये बोलते हुए सुमो कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे यामी भी वहां से चली गई। कुछ देर बाद मीरा भी अपने कपड़े बदलकर हॉल में आ गई। तब सुमो बोला, सबसे पहले तो खाना लगाओ, हम खाना खाते हुए बात करेंगे। सुमो के कहने पे दोनों लड़कियों ने वही सामने सामने टेबल पे खाना लगाया। उसके बाद वही सुमो के पास में आकर सोफे पर बैठ गई। तीनों ने खाना खाना शुरू किया। मीरा एक वैम्पायर थी, इसलिए उसने अपने लिए कुछ और खाने को लाया था, पर इससे सुमो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि वैम्पायर अलग होते और उनका खाना भी अलग ही होगा। इधर मीरा लगातार बस आंखों के कोने से सुमो को ही देख रही थी, और मन ही मन सोच रही थी, ये आखिर है कौन? पहले तो मैंने सोचा ये बहुत पावरफुल है, लेकिन जब ये पानी में उस मोन्स्टर का सामना नहीं कर पाया, तो मुझे लगा शायद उस लड़ाई में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिससे ये अपनी याददाश्त और शक्तियां दोनों भूल गया है। लेकिन अब उस तलवार को देखकर मुझे यकीन भी हो गया है। मीरा को लग रहा था कि सुमो किसी लड़ाई में घायल होकर उस जंगल में बेहोश पड़ा था, पर अब जो भी हो, लेकिन मीरा काफी खुश लग रही थी कि वो इतने पावरफुल आदमी के साथ है, जिसके होते हुए कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। पर तभी मीरा के मन में एक ख्याल आया, अगर सुमो इतना पावरफुल है और इसके पास वो तलवार है, तो फिर ये किसी से भला कैसे हार सकता है? मीरा अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुमो बोला, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? सुमो की आवाज सुन मीरा ने उसकी तरफ देखा तो सुमो भी काफी देर से मीरा को ही नोटिस कर रहा था। मीरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? इस पर सुमो उसे सब बताने ही वाला था कि तभी स्वर की रानी ने उसे मना कर दिया। तब सुमो ने बस इतना कहा, ये एक सीक्रेट है। ये सुनकर मीरा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे अब ऐसा लगने कहा था कि सुमो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी पावर छुपा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात मीरा को समझ नहीं आ रही थी। तभी सुमो ने पूछा, अब तुम मुझे सारी बातें बताओ, वो वैम्पायर कौन था और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? और मुझे इस महल के बारे में भी बताओ। इस मीरा मन ही मन सोचती हुई बोली, सुमो बहुत पावरफुल है, अगर मैं उसे अपनी परेशानियों के बारे में बता दूं तो शायद हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे। यही सोचकर मीरा बोली, पहले मैं तुम्हें इस महल के बारे में बताती हूँ। ये महल यहाँ के सबसे पहले डेमन लॉर्ड का है। उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर मैंने उनके बारे सुना है कि वो बहुत अच्छे थे। वो पहले ऐसे डेमन थे जो कि इतने पावरफुल होते हुए भी कोई गलत काम नहीं करते थे। वो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे और आम जिंदगी जीते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, इसलिए उन्होंने ये महल बनाया ताकि अपना खुद का एक परिवार बनाए और उनके साथ महल में रह सके। ये सुनकर सुमो बोला, भला कोई डेमन भी अच्छा हो सकता है क्या? डेमन का काम तो हमेशा तबाही ही फैलाना होता है। इस यामी गुस्सा करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। भले ही मेरे मालिक डेमन थे, पर वो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। उनके पावर भी लगभग एक गॉड के बराबर थी, यहाँ तक कि कई मामलों में वो उन्हें पीछे भी छोड़ सकते थे। उन्होंने जब ये महल बनाया था तब मैं नहीं थी, लेकिन इस महल के बाद उन्होंने मुझे बनाया और भी बहुत कुछ बनाया, लेकिन फिर अचानक एक दिन सब खत्म हो गया। यामी जब ये सब बता रही थी तब सुमो और मीरा आंखें बड़ी करके उसे ही देख रहे थे, जिससे यामी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर सुमो हैरानी से बोला, क्या तुम उसी डेमन लॉर्ड की तलवार हो? इस पर यामी ने खुशी से हामा सिर हिलाया। तब सुमो शौक होते हुए बोला, जब उसके द्वारा बनाई गई तलवार इतनी पावरफुल है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि भला वो कितना पावरफुल होगा। अब मुझे यकीन हो रहा है कि वो डेमन सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी के समय अगर किसी को इतनी पावर मिल जाए, वो सबको अपना गुलाम बनाना चाहेगा। इधर मीरा का भी यही मानना था, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी, मुझे लगा ही था कि ये वही तलवार है, लेकिन ये सुमो के पास कैसे आई? ये सोचते हुए मीरा की आंखें बड़ी हो गई और वो मन ही मन बोली, कहीं सुमो ही तो वो डेमन लॉर्ड नहीं है। ये सोचकर ही मीरा को सुमो से डर लगने लगा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि सुमो ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है, जिससे कि उसे सुमो से डरने की जरूरत है। और वैसे भी उसने जितना डेमन लॉर्ड के बारे में सुना था, तो अगर वो डेमन लॉर्ड हुआ भी तो उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डेमन लॉर्ड को हमेशा से शांति पसंद थी।
इधर सुमो के मन में अब उस डायमंड लॉर्ड के बारे में जानने की और इच्छा हो रही थी, लेकिन मीरा बोली माफ करना पर मैं अब इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे जब बनाया था तब उन्होंने एक लड़ाई के दौरान मुझसे कहा था कि मैं कभी भी उनके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। लेकिन मैंने अभी जो तुम्हें अपने मालिक के बारे में बताया वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग उनके बारे में कुछ गलत सोचो। अब सुमो थोड़ा निराश हो गया, उसने मीरा से उस डायमंड लॉर्ड के बारे में और कुछ बताने को कहा, पर मीरा को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था, उसे बस इतनी पता था कि अब वो डायमंड लॉर्ड मारा जा चुका है, उसे उनके ही अपने लोगों ने धोखे से मारा था। जब सुमो को उस डायमंड लॉर्ड के बारे में किसी से कुछ नहीं पता चला तब उसने अंत में उसके बारे में बात करना छोड़ दिया, पर उसे एक बात खटक रही थी कि ये महल खाली क्यों पड़ा है। जिस पर मीरा बोली क्योंकि लोगों को लगता है कि डायमंड लॉर्ड आज भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है, और अगर कोई भी यहाँ इस महल में आया तो वो सबको मार देगा। इस पर सुमो ने पूछा पर तुमने तो अभी कहा कि वो बहुत अच्छे थे, तो लोग उनसे डरते क्यों थे? क्योंकि लोग कहते हैं कि डायमंड लॉर्ड को धोखा मिला था, जिस वजह से वो अंत में पूरी तरह बदल गए थे और बहुत क्रूर हो गए थे, क्योंकि उनकी प्रेमिका को किसी ने मार दिया था। अब ये सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन सुमो खुद ब खुद बोल पड़ा, हाँ अगर किसी से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाए तो वो पूरी तरह बदल जाता है, अच्छे से अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है। सुमो की बात मीरा को भी सही लगी, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिर कौन था वो डायमंड लॉर्ड? क्या इस डायमंड लॉर्ड का सुमो से कोई कनेक्शन है? और क्यों पड़ा है वो वैम्पायर मीरा के पीछे? क्या है मीरा का सच? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय सीक्रेट सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। माय सीक्रेट सिस्टम की कहानी का अगला भाग जल्द आएगा, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। धन्यवाद।